लीगल स्किल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कमर्शियल एग्रीमेंट में कैसे ऑपरेटिव क्लॉज ड्राफ्ट होते हैं सिखाऊंगा। ठीक है। आप मेरे द्वारा बनाए गए कोर्सेस यूडीमी से भी खरीद सकते हैं, जिसका नाम आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, जैसे लर्न ड्राफ्टिंग कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, लीगल रिसर्च यूजिंग गूगल फॉर लर्न स्टूडेंट, एडोब एक्रोबेट प्रो डीसी फॉर लर्न स्टूडेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ये कोर्स यूडीमी से भी खरीद सकते हैं, लर्न ड्राफ्टिंग कमर्शियल एग्रीमेंट, जहां पे मैंने 30 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट के सिंपल दे रखे हैं, 300 से ज्यादा क्लॉजेस दे रखे हैं अलग अलग हेडिंग के अंदर, और मैंने 30 से ज्यादा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट दे रखे हैं जो वेरियस कंपनीज द्वारा ड्राफ्ट की गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेटिव क्लॉजेस। तो ऑपरेटिव क्लॉजेस वो होते हैं जहां हम पार्टीज के राइट एंड लाइबिलिटीज को लिखते हैं। उन सारे क्लॉजेस को हम ऑपरेटिव क्लॉजेस कहते हैं। चलिए देखते हैं पहला चैप्टर, मेंशन द ट्रांजेक्शन बिटवीन द पार्टीज। मेंशन द ट्रांजेक्शन बिटवीन द पार्टीज कहने का मतलब कि जब भी आप एग्रीमेंट बनाएंगे, जैसे मान लीजिए आपने सेल बना लिया, मोर्टगेज बना लिया, इस टाइप के जब भी आप एग्रीमेंट बनाएंगे तो उसमें सेल डीड या मोर्टगेज डीड, अगर आप एग्रीमेंट टू सेल बनाते हैं तो एग्रीमेंट टू सेल लिखेंगे हेडिंग में, प्लस आप अमाउंट भी लिखेंगे कि कितने अमाउंट एक्सचेंज हो रहे हैं पार्टीज के बीच में। इसी को हम मेंशन द ट्रांजेक्शन बिटवीन पार्टीज कहते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैं एक फॉर्म में काम करता हूँ, तो वहाँ एक जूनियर था, तो उसने एक सेल डीड बनाया, बट उसने उस सेल डीड में अमाउंट नहीं लिखा है कितने अमाउंट में वो फ्लैट बिक रहा है। तो ऐसा काफी मिस्टेक होता है जब जूनियर्स होते हैं। तो अब देखिए, मेंशन द नेचर ऑफ द एग्रीमेंट इन वेयर क्लॉज। इसका जो बैकग्राउंड स्टोरी होती है जब आप एग्रीमेंट बनाते हैं वो होती है वेयर क्लॉज में, उसको रिसाइटल या इंट्रोडक्शन क्लॉज भी कहते हैं। तो आप वहां ब्रीफली लिख सकते हैं ये सारी चीजें। तो चलिए देखते हैं कि टाइटल ऑफ द एग्रीमेंट और मेंशन द ट्रांजेक्शन ऑफ द पार्टीज में क्या अंतर है। टाइटल ऑफ द एग्रीमेंट कहने का मतलब कि एग्रीमेंट का टाइटल यानी एग्रीमेंट का नाम, जैसे सेल डीड, मोर्टगेज, एग्रीमेंट टू सेल, ये है टाइटल ऑफ द एग्रीमेंट। लेकिन ट्रांजेक्शन बिटवीन द पार्टीज कहने का मतलब कि यहाँ टाइटल ऑफ द एग्रीमेंट भी होगा प्लस कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कहने का मतलब कि अमाउंट, कि कितने रुपए में कोई चीज बिक रही है। अगर आपने ये दोनों चीज लिख दिया तो इसको बोलते हैं हम मेंशन द ट्रांजेक्शन बिटवीन द पार्टीज। अब क्वेश्चन क्या लेना है इस क्लॉज को ड्राफ्ट करते समय, कि ट्रांजेक्शन बहुत सारे जगह नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार ट्रांजेक्शन काफी लेंदी होता है, जैसे आप फ्लैट खरीदते हैं किसी बिल्डर से, तो वहां आप इंस्टॉलमेंट में पैसा देते हैं, ठीक है, एक बार पैसा नहीं देते हैं। तो उस केस में ट्रांजेक्शन जो है वो एग्जिबिट में भी लिखा जाता है या एनेक्सचर के रूप में भी ऐड किया जाता है। तो उस समय आप ऑपरेटिव क्लॉज को ड्राफ्ट करते समय काफी ध्यान देंगे। ऐसा नहीं हो कि ऑपरेटिव क्लॉज में जहां आप कंसिडरेशन मेंशन करेंगे वहां भी सारी चीजें लिख दी और एनेक्सचर या एग्जिबिट में भी सारी चीजें लिख दी। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं कैसे हम ड्राफ्ट करेंगे इस क्लॉज को। द कंपनी हेयर बाई अपॉइंट मिस्टर नीतीश कुमार सिंह एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड प्रिंस सिंह एक्सेप्टेड। Second example, the licensor hereby grant an exclusive license to the licensee for manufacturing of production in Nepal। तो इस प्रकार से इस क्लॉज को आप ड्राफ्ट कर सकते हैं। चलिए मैं एक दो आपको एग्जांपल दिखाता हूँ प्रैक्टिकल कॉन्ट्रैक्ट में। तो आप देख रहे हैं ये एग्रीमेंट टू सेल है, ठीक है, ये हो गया टाइटल ऑफ द एग्रीमेंट। और ये हो गया वेयरएस क्लॉज, जहाँ पे बैकग्राउंड स्टोरी लिखी जाती है। अब चलिए मैं आपको कंसिडरेशन दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं कंसिडरेशन एंड पेमेंट। तो यहाँ पेमेंट की बात हुई है, तो जब हम पेमेंट और टाइटल ऑफ द एग्रीमेंट को कंबाइन कर देते हैं तो उसको कहते हैं मेंशन द ट्रांजेक्शन बिटवीन द पार्टीज। अब आप यहाँ देख रहे हैं थर्ड शेड्यूल।
थर्ड शेड्यूल में भी काफी बात हो रही है पेमेंट से रिलेटेड, या यहाँ देख रहे हैं एट शेड्यूल, यहाँ देख रहे हैं आप फोर्थ शेड्यूल। तो पेमेंट के रिगार्डिंग और भी बातें थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल और एट शेड्यूल में दी हुई हैं। तो ये मैं आपके लिए पूरा नहीं पढ़ता हूँ, ये मैं एग्रीमेंट आपको रिसोर्सेज में दे दूंगा, आप इस एग्रीमेंट को एक बार पढ़ें जरूर ताकि आपको क्लियरिटी आए। चलिए अब हम चलते हैं थर्ड शेड्यूल में। ये देखिए थर्ड शेड्यूल, यहाँ देख रहे हैं आप पेमेंट का दिया हुआ है, यहाँ पे ये देख रहे हैं आप पेमेंट का दिया हुआ है, ये पेमेंट का दिया हुआ है कैसे पेमेंट होना है। तो इस प्रकार से अगर आप मेंशन द ट्रांजेक्शन बिटवीन द पार्टीज पेमेंट एंड कंसिडरेशन क्लॉज में नहीं लिखते हैं, अगर लेंदी होता है, तो आप उसे एग्जिबिट, एनेक्सचर या शेड्यूल की तरह अटैच कर देते हैं एग्रीमेंट के एंड में। इस एग्रीमेंट को पढ़िएगा जरूर, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है खासकर रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए। तो चलिए हम अगला चैप्टर देखते हैं। चैप्टर 2, राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है राइट एंड ऑब्लिगेशन पार्टीज का लिखना किसी भी एग्रीमेंट में। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी से फ्लैट खरीदा, तो उस फ्लैट का टर्म एंड कंडीशन ये है कि आप पेमेंट करेंगे वो आपको फ्लैट देगा। आपने पेमेंट कर दिया, अब वो फ्लैट नहीं देता है, तो फिर क्या करेंगे आप? फिर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा अपने हक के लिए, क्योंकि आपने पेमेंट तो कर दिया। तो इसीलिए हम राइट एंड ऑब्लिगेशन को लिखते हैं एग्रीमेंट में, ताकि जब भी डिस्प्यूट हो तो हम एप्रोप्रिएट फोरम जो होता है उसमें जाके अपने हक को इन्फोर्स करवा सके। जैसे कि अगर आपको फ्लैट कोई नहीं देता है तो आप कोर्ट में जाएंगे, तो वहां से आपको फ्लैट की पोजीशन मिल जाएगी, नहीं तो आपको पैसा रिटर्न होगा। और ये राइट पार्टीज द्वारा ग्रांटेड होती हैं कि अगर मैं नहीं दूंगा तो इतना पेनल्टी लगेगा, ये सब भी हम लिख सकते हैं कि अगर आप या कोई भी पार्टी एक दूसरे के कंडीशन फुलफिल नहीं करती हैं तो इतना पेनल्टी हो सकता है, वो पेनल्टी का अमाउंट हमें लिखना पड़ेगा। तो चलिए कुछ हम राइट एंड ऑब्लिगेशन देखते हैं। जैसे राइट टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस, राइट टू रिसीव टाइमली पेमेंट, राइट टू एक्सक्लूसिविटी, राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट, राइट टू एक्सक्लूसिविटी, ये दो बार लिखा गया है, चलिए मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। नोटिस बिफोर टर्मिनेशन, राइट टू सोल्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन पर्टिकुलर लोकेशन, राइट टू सीक एक्सक्लूसिविटी। तो इस प्रकार से ये कुछ राइट हैं जिसको आप अपने एग्रीमेंट में ड्राफ्ट करेंगे। ये राइट के लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, एग्जॉस्टिव कहने का मतलब कि ये कंप्लीट नहीं है, बहुत सारे राइट है जिसको आप लिख सकते हैं जो यहाँ नहीं दिया हुआ है। अगले स्लाइड देखते हैं, इम्प्लाइड राइट एंड ड्यूटीज। तो जैसे आप एग्रीमेंट बनाते हैं तो उस एग्रीमेंट में सारे राइट्स आप नहीं लिख पाएंगे, नहीं तो एग्रीमेंट बहुत मोटा हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई कंज्यूमर से रिलेटेड आपका राइट हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड राइट हो, तो सारे राइट नहीं लिखे जाएंगे। स्पेशली जो राइट लॉ बुक्स में दिए हुए हैं, आपके लॉ में हैं, वो नहीं लिखे जाते, वो इम्प्लाइड माने जाते हैं कि वो राइट है ही है, क्योंकि उसे आप एग्रीमेंट के थ्रू हटा नहीं सकते हैं। तो उसे ही कहते हैं इम्प्लाइड राइट एंड ड्यूटीज। जैसे गुड फेथ, ये कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइंड है गुड फेथ क्या होता है। फ्री विल, ये भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है फ्री विल क्या होता है। तो इन चीजों को आपको ना ही डिफाइन करने की जरूरत है, आप जब भी एग्रीमेंट बनाएंगे तो इन चीजों को आप नहीं भी लिखेंगे तो ये एज्यूम किया जाता है कि आप इम्प्लाइड राइट एंड ड्यूटीज को एग्री कर रहे हैं। तो क्या होता है ना, जब हम ये राइट एंड ड्यूटीज लिख देते हैं अपने एग्रीमेंट में, तो अगर एक भी पार्टी डिफॉल्ट करती है तो जो सेकंड पार्टी होती है या और पार्टी या जो होती हैं जो डिफॉल्ट नहीं करती हैं, तो वो जाके कोर्ट में या जो भी फोरम होगा उस पर केस कर सकती हैं अपने हक के लिए। तो कोर्ट क्या कर सकता है, उसको डैमेज दिला सकता है अगर नुकसान हुआ हो तो, परफॉर्मेंस करा सकता है। परफॉर्मेंस कहने का मतलब कि मान लीजिए आपने फ्लैट का पैसा दे दिया, आपको फ्लैट नहीं मिला, तो कोर्ट कहेगी कि फ्लैट दो। टर्मिनेट हो सकता है एग्रीमेंट, आप उस एग्रीमेंट को टर्मिनेशन के लिए भी कोर्ट में जा सकते हैं।
रिस्टिट्यूशन हो सकता है, अगर कोई बेनिफिट उसमें अराइज हो रहा हो तो उसको आप रिस्टिट्यूशन करा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन राइट एंड ऑब्लिगेशन। तो राइट एंड ऑब्लिगेशन में अंतर क्या है, कैसे आपको पता लगेगा कि ये आपका राइट है या ऑब्लिगेशन है। तो राइट जो होता है ना, उसमें से आप कुछ बेनिफिट ले रहे होते हैं, जैसे कि आप कोई पेमेंट रिसीव कर रहे होते हैं, आप कोई डॉक्यूमेंट रिसीव कर रहे होते हैं, तो इसको राइट बोलते हैं। और जो आदमी आपको ये पेमेंट दे रहा है या कोई डॉक्यूमेंट दे रहा है, उसको हम ऑब्लिगेशन बोलते हैं। वो जो दूसरी पार्टी कर रही है, पेमेंट दे रही है आपको या डॉक्यूमेंट दे रही है, तो वो अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर रही है, तो इसी को ऑब्लिगेशन कहते हैं। ऑब्लिगेशन कहने का मतलब कि ड्यूटी टू परफॉर्म सर्टेन एक्ट, कुछ एक्ट आपको परफॉर्म करना है, जैसे फ्लैट का पोजीशन देना है। ऑब्लिगेशन को कई बार हम कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी या ड्यूटीज भी कहते हैं, और पार्टी इन्हीं ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए अकाउंटेबल होती हैं। कोई भी पार्टीज अपने राइट एंड ऑब्लिगेशन को फुलफिल करती हैं, तब कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है। अब कई बार ये होता है कि इस राइट एंड ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए टाइम फ्रेम होता है कि इतने दिन में फुलफिल कर देना है, नहीं तो आपके राइट एंड ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएंगे, या आपको पेनल्टी देनी होगी, या आप एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकते हैं। इस टाइप की चीजें होती हैं। और प्रोसेस भी दिया होना चाहिए कि कैसे राइट एंड ऑब्लिगेशन को हम फुलफिल करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं पेमेंट के रिगार्डिंग राइट एंड ऑब्लिगेशन। आप देख रहे हैं ये पेमेंट के रिगार्डिंग राइट एंड ऑब्लिगेशन है। आप देख रहे हैं एप्लीकेशन मनी, जब आप एप्लीकेशन करेंगे इस फ्लैट को खरीदने के लिए, तो आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। जब एग्रीमेंट हो जाएगा तो उसके 15 दिन के अंदर आपको 5% ऑफ कंसिडरेशन अमाउंट देना है, जितने का फ्लैट है उसका 5% देना है। उसमें से एप्लीकेशन मनी माइनस हो जाएगा, जो आपने ये 2 लाख दे रखा है वो माइनस हो जाएगा, प्लस 50% ऑफ लीगल चार्ज। इस फ्लैट को खरीदने में जितना चार्जेस लगे हैं लीगल चार्जेस, उसका 50% देना है। उसके बाद आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देना है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके 10th इंस्टॉलमेंट तक देना है आपको। आप देख रहे हैं ये प्रोसीजर है कि कैसे आपको पेमेंट करना है। तो प्रोसीजर को डिफाइन करना पड़ता है कि कैसे पेमेंट करना है। आप देख रहे हैं जब फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगा तो 10% देना है, फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो जाएगा तो 10% देना है, तो ऐसे करके 10% कंसिडरेशन के अमाउंट से, तो ऐसे करके आपको प्रोसीजर भी दिया हुआ है। इसमें देख रहे हैं यहाँ टैक्स उक्स की बातें लिखी हुई हैं। एक चलिए मैं दूसरा राइट एंड ऑब्लिगेशन आपको दिखाता हूँ किसी और एग्रीमेंट में। आप देख रहे हैं ऑब्लिगेशन ऑफ द एजेंट, ये एजेंट का ऑब्लिगेशन लिखा हुआ है कि एजेंट क्या क्या करने के लिए बाधित है, ऑब्लिगेटेड है। यहाँ देख रहे हैं ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का ऑब्लिगेशन क्या होगा। तो इस प्रकार से आपको अपने एग्रीमेंट में राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज डालनी बहुत जरूरी होती है। तो चलिए हम देखते हैं पेमेंट के रिगार्डिंग राइट एंड ऑब्लिगेशन। आप देख रहे हैं ये पेमेंट के रिगार्डिंग राइट एंड ऑब्लिगेशन है। आप देख रहे हैं एप्लीकेशन मनी, जब आप एप्लीकेशन करेंगे इस फ्लैट को खरीदने के लिए, तो आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। जब एग्रीमेंट हो जाएगा तो उसके 15 दिन के अंदर आपको 5% ऑफ कंसिडरेशन अमाउंट देना है, जितने का फ्लैट है उसका 5% देना है। उसमें से एप्लीकेशन मनी माइनस हो जाएगा, जो आपने ये 2 लाख दे रखा है वो माइनस हो जाएगा, प्लस 50% ऑफ लीगल चार्ज। इस फ्लैट को खरीदने में जितना चार्जेस लगे हैं लीगल चार्जेस, उसका 50% देना है। उसके बाद आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देना है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके 10th इंस्टॉलमेंट तक देना है आपको। आप देख रहे हैं ये प्रोसीजर है कि कैसे आपको पेमेंट करना है। तो प्रोसीजर को डिफाइन करना पड़ता है कि कैसे पेमेंट करना है। इसमें देख रहे हैं यहाँ टैक्स उक्स की बातें लिखी हुई हैं। एक चलिए मैं दूसरा राइट एंड ऑब्लिगेशन आपको दिखाता हूँ किसी और एग्रीमेंट में। आप देख रहे हैं ऑब्लिगेशन ऑफ द एजेंट, ये एजेंट का ऑब्लिगेशन लिखा हुआ है कि एजेंट क्या क्या करने के लिए बाधित है, ऑब्लिगेटेड है। यहाँ देख रहे हैं ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का ऑब्लिगेशन क्या होगा। तो इस प्रकार से आपको अपने एग्रीमेंट में राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज डालनी बहुत जरूरी होती है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चैप्टर थर्ड, कोवेनेंट।
अब कोवेनेंट क्या होता है? कोवेनेंट बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है जो बाइंडिंग नेचर का होता है। ये बेसिकली लोन एग्रीमेंट में ज्यादा पाया जाता है। उसमें ये चीज लिखा रहता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ताकि वो एग्रीमेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो। ये लिमिट इम्पोज करता है बोरोवर पे कि बोरोवर अपना पैसा कैसे खर्च करेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया एक घर बनाने के लिए, आपने उस लोन अमाउंट से गाड़ी खरीद लिया, तो ये कोवेनेंट में दिया होगा कि अगर आपने इस पैसे को कहीं और डाइवर्ट किया तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, प्लस कोर्ट में भी केस होगा फॉर्जरी का। तो ये क्या करता है, लोन कोवेनेंट क्या होता है, ये बेसिकली आपके राइट को रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि आप उस पैसे का क्या कर सकते हैं। अगर आपने घर खरीदने के लिए है तो घर खरीदिए, गाड़ी खरीदने के लिए तो गाड़ी खरीदिए। तब पाया जाता है जो बैंक के द्वारा हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा हो, या वीसी इन्वेस्टर के द्वारा हो। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कंपनी का। तो जब भी कंपनी लोन लेती है तो जो लोन कोवेनेंट होता है एग्रीमेंट के अंदर, वो रिस्ट्रिक्शन पुट कर देता है प्रमोटर पे कि आप इस पैसे को इधर उधर नहीं यूज करेंगे। इस टाइप का कुछ रिस्ट्रिक्शन वो पुट कर देता है। या आप अपने बिजनेस के कैपिटल को भी स्ट्रक्चर में कहता है कि चेंज कीजिए। तो ये रिस्ट्रिक्शन भी हो सकता है, और वो आपको कह भी सकता है कि आप पॉजिटिव चेंज कीजिए कुछ, और ये भी कह सकता है कि आप कुछ निगेटिव चेंज कीजिए। पॉजिटिव चेंज करने का मतलब कि उस पर आपको कुछ कहेगा कि ऐसा ऐसा कीजिए, और निगेटिव चेंज करने का कहने का मतलब कि आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप पैसा लेके लिया घर खरीदने के नाम पे, खरीद लिया गाड़ी, तो ऐसा नहीं करेंगे आप। तो इसी को हम कोवेनेंट बोलते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये जनरली लोन वगैरह एग्रीमेंट में होता है। अब देखिए टाइप ऑफ कोवेनेंट, दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब टू डू समथिंग। जैसे अगर आपने लोन के थ्रू फ्लैट खरीदा है तो उसके जो टैक्स होंगे वो देंगे, उसके जो इंश्योरेंस पॉलिसी होंगी उसको आप फुलफिल करेंगे। और नेगेटिव कोवेनेंट क्या होता है कि आपको चीजें नहीं करनी है, प्रॉमिस नॉट टू डू समथिंग। जैसे कि रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रॉफिट शेयरिंग, कि इससे ज्यादा प्रॉफिट आप नहीं करेंगे। रिस्ट्रिक्शन ऑन मर्जर, कि आप अपने कंपनी को एक साल के अंदर किसी और कंपनी से मर्ज नहीं करेंगे अगर आपने लोन लिया है। तो ये आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन दे दिया जाता है। जब भी आप कोवेनेंट क्लॉज को किसी एग्रीमेंट में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपको काफी ध्यान रखना होगा, क्योंकि कई बार लोग बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं और वो सारी चीजें फुलफिल नहीं होती, तो कई बार पार्टीज केस करते हैं एक दूसरे के राइट को इन्फोर्स कराने के लिए। तो इसके लिए आपको एक रेड्रेसल मैकेनिज्म भी होना चाहिए कि अगर पार्टीज कंप्लाई नहीं करती हैं तो हम कैसे उसको आपस में रेड्रेस करेंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब यही है। और एंड में हम कोर्ट में जाएंगे या किसी प्रॉपर अथॉरिटीज के पास एंड में जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, कंडीशन प्रेसिडेंट। कंडीशन प्रेसिडेंट कहने का मतलब कि समथिंग मस्ट हैपन बिफोर समथिंग एल्स विल हैपन। तो कुछ पहले होना चाहिए, उसके बाद कुछ और होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने फ्लैट खरीदना है, तो आप पहले पैसा देंगे, उसके बाद आपको फ्लैट की चाबी मिलेगी। एक एग्जांपल देता हूँ प्रैक्टिकल डेली लाइफ का। जैसे मान लीजिए आप जाते हैं वॉशिंग मशीन खरीदने, और सेल्समैन आपको मॉडल दिखाता है और आप डिसाइड कर लेते हैं बाई करने के लिए। तो जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक वो सेल्समैन आपको मशीन नहीं देगा। तो इस केस में जो पेमेंट है वो कंडीशन प्रेसिडेंट हो जाता है आपको वॉशिंग मशीन देने के लिए। कंडीशन सब्सिक्वेंट, आपने कंडीशन प्रेसिडेंट यहाँ देख लिया। अब हम देखते हैं कंडीशन सब्सिक्वेंट। इट इज एन इवेंट और सीरीज ऑफ इवेंट दैट मेक्स एन एंड टू समथिंग एल्स। इट इज यूज्ड एज टू एंड वन लीगल राइट एंड ड्यूटीज। तो चलिए हम वॉशिंग मशीन वाले एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। तो जब हमने पेमेंट कर दिया तो वो क्या करेगा, वो वॉशिंग मशीन को डिस्पैच कर देगा हमारे घर के लिए। तो वॉशिंग मशीन को डिस्पैच करेगा, ये होता है कंडीशन सब्सिक्वेंट। और पेमेंट क्या था, पेमेंट तक कंडीशन प्रेसिडेंट। अब चलिए इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, कंडीशन प्रेसिडेंट एंड कंडीशन सब्सिक्वेंट का, क्योंकि लोग काफी या कोई भी ड्राफ्टमैन काफी कंफ्यूज होते हैं। तो कंडीशन प्रेसिडेंट कहते हैं कि समथिंग इज टू हैपन बिफोर अदर थिंग,
ये पहले होना चाहिए किसी और चीज से। जैसे कि आप पेमेंट दे देंगे तब आपको वॉशिंग मशीन मिलेगी या आपके घर के लिए वो डिस्पैच होगी। ये समथिंग इज टू हैपन आफ्टर अनदर, जैसे ये कुछ करने के बाद होगा। तो आपने जब पेमेंट कर दिया उसके बाद जो डिस्पैच होगा वॉशिंग मशीन आपके घर के लिए, या वो आपको दे देगा सेल्समैन, उसको बोलते हैं कंडीशन सब्सिक्वेंट। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इन एक्विजिशन एग्रीमेंट द कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर क्लोजर कैन बी, जैसे मान लीजिए एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीदती है, तो उस केस में कंडीशन प्रेसिडेंट क्या होगा? जैसे ड्यू डिलीजेंस होगा, जिस कंपनी को आप खरीदना चाहते हैं उसके बारे में आप पता करेंगे। वैल्यूएशन रिपोर्ट जो मर्चेंट बैंकर होगा उनसे लेंगे कि इस कंपनी की आज की डेट में क्या वैल्यू है। अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर लेंगे और अदर प्रोफेशनल लेंगे उस कंपनी को खरीदने से पहले। तो इसको बोलते हैं कंडीशन प्रेसिडेंट। जब आप ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, जब आप कंपनी लेंगे उसको बोलेंगे हम कंडीशन सब्सिक्वेंट। डिफरेंट ऑब्लिगेशन ऑन डिफरेंट पार्टीज, तो अलग अलग पार्टियों पे कई सारे ऑब्लिगेशन होते हैं, या एक पार्टी पे भी एक से ज्यादा ऑब्लिगेशन होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई फ्लैट खरीदा, तो जो सेलर का ऑब्लिगेशन होगा कि वो आपको फ्लैट दिखाए खरीदने से पहले, जो बायर का ऑब्लिगेशन होगा कि वो पेमेंट करे, और कई ऑब्लिगेशन दोनों के म्यूचुअल होते हैं, जैसे टैक्स पे करना जब तक बिक्री नहीं हुआ है तब तक होता है सेलर का, बिक्री होने के बाद हो जाता है बायर का। कोई लाइसेंस लेना या टैक्स में अपना नाम चेंज कराना, तो ये सारे ऑब्लिगेशन होते हैं। चलिए अब हम ये वाला एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ ऑब्लिगेशन ऑन मल्टीपल पार्टीज। तो मल्टीपल पार्टीज पे कैसे ऑब्लिगेशन होते हैं? जैसे कि मान लीजिए कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, वो इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो इन्वेस्टर तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी को इन्वेस्ट करने से पहले। वो अपना चाहे राइट तो और भी सारे जो इन्वेस्टर है उनको भी दे सकता है, ताकि वो भी परमिशन ले सकें इसके बिहाफ पे, किसी एक या दूसरे पार्टी के बिहाफ पे। तो ऐसा किया जा सकता है कि वो मल्टीपल पार्टीज के बिहाफ पे ऑब्लिगेशन फुलफिल करे। आइडेंटिफाई द पार्टीज ऑन विच कंडीशन इज इम्पोज्ड, जिस पार्टी पे कंडीशन इम्पोज हुआ है ना उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए। अब चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैन कंडीशन बी वेव्ड, तो क्या कोई कंडीशन को हम वेव अप कर सकते हैं? तो एब्सोल्युटली वेव अप कर सकते हैं। इसके लिए आपको वेवर क्लॉज होता है एग्रीमेंट में, या एक्सटेंशन क्लॉज होता है, तो आपके एग्रीमेंट में देखना पड़ेगा कि आपने उस क्लॉज को इनकॉर्पोरेट किया है या नहीं किया है। अगर आपने किया है तो आप वेव अप भी कर सकते हैं। अगर आपने एक्सटेंशन क्लॉज दिया है तो आप उस पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकते हैं कि चलिए 30 दिन में नहीं हो पाया तो 30 दिन और ले लीजिए, 30 दिन और ले लीजिए, ऐसे करके आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। लेकिन जनरली किसी भी एग्रीमेंट में वेवर लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, कि अंत में आप अपने राइट को वेव अप करें। नहीं तो इससे क्या होगा कि पार्टीज बहाना मारने लगेंगे कि नहीं जी नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। चाहे कहीं बढ़िया डील मिलेगा तो वहां चली जाएंगी पार्टीज। तो वेबर का क्लॉज किसी भी एग्रीमेंट में आप बहुत सावधानी से डालें। अब टाइम फ्रेम फॉर मीटिंग कंडीशन प्रेसिडेंट, तो आपको टाइम फ्रेम देना होता है कि इतने दिन के अंदर आपको कंडीशन फुलफिल कर देना होता है। जैसे कि अगर आप कोई एग्रीमेंट होता है तो उसमें आपको पैसे देने होते हैं कि ये फर्स्ट फ्लोर बन गया तो आपको इतने पैसे दे देना है, सेकंड फ्लोर बन गया तो इतने पैसे देने हैं, थर्ड फ्लोर बन गया तो इतने पैसे देने हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अक्सर ऐसा होता है जब आप फ्लैट खरीदते हैं, नहीं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगती है 5%, 10%, या 10,000 या 5,000 महीने ऐसे करके। तो चलिए देखते हैं इस क्लॉज को हम ड्राफ्ट कैसे करेंगे। द कंडीशन प्रेसिडेंट मेंशन इन दिस क्लॉज मस्ट बी फुलफिल्ड बाय 15 दिसंबर 2023 और एनी लेटर डेट एज एग्रीड बाय द पार्टीज म्यूचुअली। तो कंडीशन जो प्रेसिडेंट होगा वो उतने तारीख तक फुलफिल कर देना, 15 दिसंबर 2023 तक। नहीं तो दोनों पार्टीज जो डेट आपस में बैठ के एग्री करेंगे उसी डेट को फुलफिल कर देना है। अब एक एग्जांपल देखते हैं कैसे इसको ड्राफ्ट करेंगे किसी एग्रीमेंट में। दिस एग्रीमेंट शैल बी इफेक्टिव ओनली आफ्टर अप्रूवल बाय द मैनेजर ऑफ द कंपनी। दिस एग्रीमेंट इज नल एंड void and shall not have any force and effect unless its manager approve it for any reason whatever। तो इस प्रकार से आप इस क्लॉज को ड्राफ्ट कर सकते हैं।
चलिए मैं आपको कंडीशन प्रेसिडेंट का किसी एग्रीमेंट में एग्जांपल दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं, ये है कंडीशन प्रेसिडेंट का एग्जांपल। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देना है ऑन कंप्लीटेशन ऑफ फाउंडेशन वर्क ऑफ द न्यू बिल्डिंग। अगर न्यू बिल्डिंग का जब फाउंडेशन वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे देना है। कितना देना है? 10% ऑफ कंसिडरेशन अमाउंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट देना है ऑन कंप्लीटेशन ऑफ फर्स्ट फ्लोर स्लैब कास्टिंग ऑफ न्यू बिल्डिंग। तो जो फर्स्ट फ्लोर बन जाएगा स्लैब कास्टिंग तक, तब आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट देना है। कितना देना है? 10% ऑफ कंसिडरेशन अमाउंट। तो ये कंडीशन प्रेसिडेंट कि इतना हो जाएगा तो आपको दे देना है। चैप्टर 5, क्लोजिंग डिलिवरेबल्स। क्लोजिंग डिलिवरेबल्स कहने का मतलब कि जब आपका एग्रीमेंट कंप्लीट होगा तो आप क्या करेंगे, उस समय क्या प्रोसेस होंगे, उस समय क्या फॉर्मेलिटीज होंगी। तो चलिए मैं आपको लिए ये इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ता हूँ। दिस क्लॉज स्पेसिफाई द एक्शन टू बी टेकन, फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग। तो ये बताता है कि जब एग्रीमेंट कंप्लीट होगा उस समय क्या क्या फॉर्मेलिटीज हमको कंप्लीट करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपने फ्लैट खरीदा है, आपने पैसे दे दिए सारे, डेवलपर ने आपको पोजीशन दे दिया फ्लैट का। उसके बाद क्या फॉर्मेलिटी होगी? जैसे कि आपको उस फ्लैट को रजिस्टर कराना पड़ेगा रजिस्ट्री में, ये पहली फॉर्मेलिटी हो गई। दूसरी की आपको उस फ्लैट के साथ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो ये सारे फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो चलिए मैं आपको क्लोजिंग डिलिवरेबल्स का कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे किस डेट को एग्रीमेंट क्लोज हो जाएगी। क्लोज हो जाएगी कहने का मतलब है किस डेट को फ्लैट का पोजीशन मिल जाएगा। अगर कोई एग्रीमेंट में ये भी होता है कि क्लोजिंग वेन्यू, किस वेन्यू पे ये एग्रीमेंट के टर्म एंड कंडीशन क्लोज होंगे। पेमेंट टू बी मेड, उस दिन क्या पेमेंट करना होगा। डॉक्यूमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड, डॉक्यूमेंट क्या एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट क्या सबमिट करना पड़ेगा। कोई रिकॉर्ड अगर है तो। इशू एंड और इंडोर्समेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ बायर, कोई सर्टिफिकेट वगैरह इशू करना है। तो ये सारी कंडीशन हम अलग अलग एग्रीमेंट में ड्राफ्ट करते हैं। कंडीशन प्रेसिडेंट, कंडीशन प्रेसिडेंट मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया है तो इसकी जरूरत नहीं है। चैप्टर 6, पोस्ट क्लोजिंग फॉर्मेलिटीज। पोस्ट क्लोजिंग फॉर्मेलिटीज कहने का मतलब कि जब एग्रीमेंट क्लोज हो गया उसके बाद की फॉर्मेलिटीज। जैसे मान लिया आपने फ्लैट तो ले लिया, उसकी रजिस्ट्री भी हो गई, अब फॉर्मेलिटीज क्या होंगी जो आपके बिहाफ पे होंगी। जैसे पेमेंट करना टैक्सेस का, वाटर का बिल पेमेंट करना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल का पेमेंट करना, ये सारी पोस्ट क्लोजिंग फॉर्मेलिटीज में आती हैं। चलिए मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ शेयर परचेज में जो पोस्ट क्लोजिंग फॉर्मेलिटीज होती हैं। जैसे इशू और अलॉटमेंट और ट्रांसफर ऑफ शेयर, मेकिंग एंट्रीज इन स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड ऑफ द टारगेट कंपनी, इंटीमेशन टू बैंकर, क्रेडिटर, शेयर होल्डर और गवर्नमेंट अथॉरिटी, गेटिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ डेफिनेटिव एग्रीमेंट, फाइलिंग विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इन केस ऑफ चेंज इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और अदर थिंग इफ नीडेड। तो ये सारे क्लोजिंग फॉर्मेलिटीज हैं शेयर परचेज एग्रीमेंट में। जब आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो उसमें क्लोजिंग फॉर्मेलिटीज क्या होगी? पे टैक्सेस ऑन टाइम, पे ऑल द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वाटर बिल्स एज पर द रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये सारी पोस्ट क्लोजिंग फॉर्मेलिटीज होंगी। चलिए इसको ड्राफ्ट कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो द पार्टीज अंडरटेक टू diligently complete each of the post closing obligation and deliver document in case needed like document, instrument, obligation and information listed in section 10। तो इस प्रकार से आप पोस्ट क्लोजिंग फॉर्मेलिटीज वाले एग्रीमेंट को ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पोस्ट क्लोजिंग फॉर्मेलिटीज वाले क्लॉज का एक दो एग्जांपल दिखाता हूँ प्रैक्टिकल एग्रीमेंट में। ये देखिए क्लब मेंबरशिप। तो ये जब आपको पोजीशन मिल जाएगा फ्लैट का तब आप वहां पे जो भी क्लब होंगे उसके मेंबर होंगे आप। तो ये है पोस्ट क्लोजिंग फॉर्मेलिटीज। एक दो और एग्जांपल दिखाता हूँ। रिस्ट्रिक्शन एंड अदर ऑब्लिगेशन। तो जब आपको फ्लैट मिलेगा तभी तो रिस्ट्रिक्शन होगा, तो ये भी है पोस्ट क्लोजिंग फॉर्मेलिटीज। चैप्टर 7, पेमेंट अंडर द एग्रीमेंट। ये क्लॉज काफी इंपॉर्टेंट है।
कैसे आप पेमेंट करेंगे, कितना पेमेंट करेंगे, ये सारे आपके कॉन्ट्रैक्ट में ड्राफ्ट होना चाहिए। अगर आप ये चीज ड्राफ्ट नहीं करते हैं तो आपका एग्रीमेंट नल एंड वॉइड हो सकता है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं जिसको आपको ध्यान रखना है एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते समय। जैसे किसको पैसा देना है, हु इज टू बी पेड, किसको पैसा देना है, कौन पैसा देगा, कौन लेगा, समझ रहे? हु इज टू बी पेड, कौन लेगा, बाय होम टू बी पेड, कौन देगा, व्हेन टू बी पेड, कब देना है, वेयर टू बी पेड, कहाँ देना है, हाउ टू बी पेड, कैसे देना है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है कि बातें हैं जब आप पेमेंट क्लॉज को ड्राफ्ट करेंगे किसी एग्रीमेंट में। इन व्हाट करेंसीज टू बी पेड, किस करेंसी में आपको देना है। जैसे मान लीजिए दो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होते हैं तो आपको करेंसी लिखना काफी जरूरी हो जाएगा कि आप यूएस डॉलर में दे सकते हैं या कनाडियन डॉलर में दे सकते हैं, ताकि पार्टीज के बीच में कंफ्यूजन ना हो। अगर डिले होगा तो पेनल्टी कितनी होगी, इंटरेस्ट कितना होगा, ये सारे चीजें आपको ध्यान में रखना है किसी भी पेमेंट क्लॉज को ड्राफ्ट करते समय। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं कैसे ये क्लॉज ड्राफ्ट होता है। All payments shall be made by manager through NEFT transfer only to the dedicated bank account of the company within a first week of each month. The payments shall be made in Indian currency only. In the last day of the first week is the holiday, then the payment is to be made on the next business day. तो इस प्रकार से आप पेमेंट क्लॉज को ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक दो एग्रीमेंट में दिखाता हूँ पेमेंट क्लॉज। ये देख रहे हैं, ये पेमेंट क्लॉज है, कंसिडरेशन एंड पेमेंट। ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा कंप्लीटली समझने के लिए। तो चलिए मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ। इन लिeu ऑफ द कंसिडरेशन मेंशन इन पार्ट 1 ऑफ द फोर्थ शेड्यूल हेयर टू बी पेड बाय द परचेजर टू द वेंडर इन द मैनर सेट आउट इन पार्ट 2 thereof, the vendor agreed to construct and sell the purchase said unit described in the third schedule, it being recorded that the purchaser have informed the vendor that such schedule is more convenient to the purchaser. Such payment shall not bear any interest and shall exclusively of all taxes and levies which may be applicable from time to time by appropriate authority. In addition to the aforesaid consideration amount, the purchaser shall also pay to the vendor extra amount as specified under part 1 and part 2 of the 8th schedule. तो आप देख रहे हैं इसमें पेमेंट किसको करना है, परचेजर को। किसको लेना पेमेंट है, वो वेंडर को। और वो पेमेंट क्या दिया है कि किस किस शेड्यूल में उसका टर्म एंड कंडीशन दिया है कि पेमेंट कैसे करना है। ये पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं तो ये कोर्स काफी लेंदी हो जाएगा। मैं आपको ये एग्रीमेंट शेयर कर दूंगा, आप इसको पढ़ लेना। अब देखिए, ये देख रहे हैं डिफॉल्ट इन पेमेंट। अगर पेमेंट में डिफॉल्ट होगा तो क्या होगा, तो ये कंडीशन या क्लॉज उसके लिए है कि डिफॉल्ट में होगा तो क्या होगा। ये देख रहे हैं मैनर, कैसे पेमेंट का मैनर होगा, एंड टाइम। द वेंडर विल कंप्लीट द सेड यूनिट एज ए रेसिडेंशियल अकोमोडेशन इन यूजुअल मैनर एंड ऑन विदिन अक्टूबर 2016 एंड सब्जेक्ट टू फोर्स मेजर क्लॉज एज एक्सपेक्टेड बाय वेंडर। तो ये मैनर है और टाइम है कि अक्टूबर 2016 तक इस फ्लैट को इस कंप्लीट कर देना है डेवलपर को। ये देखिए पेमेंट का अमाउंट है कि फ्लैट का इतना अमाउंट है, यूटिलिटी रूम का इतना अमाउंट है, पार्किंग स्पेस का इतना अमाउंट है, ओपन रूफ का कोई अमाउंट नहीं है, टोटल चार्जेस इतना है। और ये शेड्यूल है कैसे पेमेंट करना है आपको। इसमें सर्विस टैक्स वगैरह सब चीज होंगे। तो इस प्रकार आप पेमेंट का क्लॉज किसी भी एग्रीमेंट में ड्राफ्ट कर सकते हैं। चैप्टर 8 लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड क्या होता है? लॉक इन पीरियड कहने का मतलब कि पार्टीज को ना जो पीरियड कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा लॉक इन पीरियड के तौर पे, उस पीरियड तक पार्टीज को टर्म एंड कंडीशन माननी ही माननी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोई फ्लैट आपने रेंट पे लिया
और उसमें लॉक इन पीरियड है 2 साल। तो 2 साल तक आप उस फ्लैट को छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप उस फ्लैट को छोड़ेंगे 2 साल से पहले, तो फिर पेनल्टी क्लॉज होती है एग्रीमेंट में, तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। बेसिकली लॉक इन पीरियड कहने का मतलब कि द पार्टीज आर बाउंडेड बाय द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो उस समय तक, लॉक इन पीरियड समय तक, पार्टीज एक दूसरे के टर्म एंड कंडीशन के लिए कंप्लीटली बाइंड है। उस समय के बीच में पार्टीज एग्रीमेंट को टर्मिनेट भी नहीं कर सकती हैं। अगर टर्मिनेट करती हैं तो उनको पेनल्टी चुकाना पड़ेगा, जो अमाउंट लॉक इन पीरियड के क्लॉज में लिखा होगा। तो डिफॉल्टिंग पार्टी है, तो जो डिफॉल्टिंग पार्टी है वो नॉन डिफॉल्टिंग पार्टी को अमाउंट पे करेगी जो एग्रीमेंट में लिखा होगा, और नहीं तो वो जो नॉन डिफॉल्टिंग पार्टी है वो केस करके वो अमाउंट कोर्ट के थ्रू ले लेगी। इसको कई बार प्री मेच्योर टर्मिनेशन भी कहते हैं कि मैच्योरिटी होने से पहले ही आपने टर्मिनेट कर दिया। लॉक इन पीरियड जनरली लीज एग्रीमेंट में पाया जाता है, जहां आप रेंट वगैरह लेते हैं। सर्विस एग्रीमेंट में पाया जाता है, जिसे प्रोविजन कहते हैं कि अगर आप 3 साल के पहले छोड़ दिए तो आपको इतना अमाउंट, 3 लाख रुपया अमाउंट आपको देना होगा। इस टाइप का आपने सर्विस एग्रीमेंट में काफी देखा होगा, तो इसको लॉक इन पीरियड भी कहते हैं। लोन एग्रीमेंट में भी देखा होगा कि अगर आपने पहले पैसे दिए तो आपको उसका कुछ ज्यादा हर्जाना भरना पड़ेगा। आपको अगर मान लीजिए 18 दिसंबर तक पेमेंट करना है, आपने 16 दिसंबर या 16 अगस्त को ही पेमेंट कर दिया, तो आपको एक्स्ट्रा पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो इसे ही हम कहते हैं लॉक इन पीरियड, कि उस पीरियड के दौरान आप बंधे हुए होते हैं। अब टाइम पीरियड कैसे डिटरमाइन होता है लॉक इन पीरियड में? तो पार्टीज के नेगोशिएटिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि कितने दिन का लॉक इन पीरियड रखा है किसी एग्रीमेंट में। अब इंग्रेडिएंट, जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान देनी है लॉक इन पीरियड को ड्राफ्ट करते समय, तो ड्यूरेशन तो लिखना है कि कितने पीरियड, 1 साल, 2 साल, 5 साल तक लॉक इन पीरियड रहेगा। रेमेडी, अगर कोई पार्टी ब्रीच करती है तो रेमेडी क्या होगा? जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि कई बार जब आप किसी से फ्लैट रेंट पे लेते हैं या प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं, उसमें आप पैसे काफी खर्च करते हैं, जैसे सैलून हो गया, तो उसके लिए आप टेबल चेयर सारा इंटीरियर करते हैं, उस समय भी लॉक इन पीरियड लगा होता है उस एग्रीमेंट में भी, ताकि इतने इस पीरियड के अंदर आपको वो लैंडलॉर्ड ना निकले, नहीं तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको ड्राफ्ट कैसे करेंगे किसी एग्रीमेंट में। द पार्टीज टू द एग्रीमेंट एग्री नॉट टू टर्मिनेट द लीज ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ द लीज। तो पहले साल इसको हम टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। अगर पहले साल टर्मिनेट करेंगे तो पेनल्टी लिखा होता है एग्रीमेंट में कि कितना पेनल्टी होगा। द पार्टीज फर्दर एग्री टू टर्मिनेट द लीज इफ देयर इज मटेरियल ब्रीच और फोर्स मेजर आइवेट। अगर कोई आपदा आ जाती है तब पार्टीज टर्मिनेट कर सकते हैं, नहीं तो टर्मिनेट नहीं कर सकते। इसमें आप पेनल्टी भी लिख दीजिए इसी क्लॉज में कि इन केस ऑफ एनी प्री मेच्योर टर्मिनेशन द पार्टीज इज लाइबल टू पे 50,000। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो इस प्रकार से आप पेनल्टी भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। चैप्टर 9, रेमेडियल एक्शन इफ परमिटेड। रेमेडियल एक्शन इफ परमिटेड कहने का मतलब कि अगर कोई पार्टी अपने राइट एंड ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर सकती है तो अपोजिट पार्टी क्या कर सकती है, क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट राइट एंड ऑब्लिगेशन पे ही फुलफिल होता है, और यही किसी एग्रीमेंट को बेसिस भी है बनाने का। तो अगर कोई पार्टी अपने राइट एंड ड्यूटी फुलफिल नहीं करती है, तो जो नॉन ब्रीचिंग पार्टी होगी, जो पार्टी ने अपने राइट एंड ड्यूटी फुलफिल कर रही है, वो अगले पार्टी को एक नोटिस देगी, और अगर वो पार्टी मान जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो केस करेगी। कई बार पार्टीज टर्मिनेट भी कर देती है एग्रीमेंट, तो टर्मिनेशन का कंडीशन मेंशन होना चाहिए कि किन ग्राउंड पे आप टर्मिनेट करेंगे, नहीं तो फिर केस चलता है और कोर्ट इस प्रकार के एग्रीमेंट को इन्फोर्स करवाती है, और नहीं तो पेमेंट देती है।
जो नॉन डिफॉल्टिंग पार्टी है उसको पेमेंट दिलवाती है डिफॉल्टिंग पार्टी से। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं कैसे इस क्लॉज को ड्राफ्ट करेंगे। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द लीज डीड इफ लेसी स्टोर एनी hazardous good, violate any environment law, then the lessee shall be absolutely liable for legal consequence arising out of such act. The breaching party is also liable to additional cost of 15 lakh cost in cases of destruction of flat by some explosive stored by lessee। तो इस प्रकार से आप इस क्लॉज को ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं एक दो क्लॉजेस। आप देख रहे हैं ये नोटिस देगा पार्टी और ये आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व होगा। एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं। ये देख रहे हैं टर्मिनेशन, किस प्रकार से टर्मिनेशन होगा। अगर पार्टीज फुलफिल अपने राइट एंड ऑब्लिगेशन नहीं करते हैं तो टर्मिनेशन का क्लॉज होता है, उसी क्लॉज के हिसाब से हम टर्मिनेशन करते हैं। देख रहे हैं फॉलो अप एक्शन आफ्टर टर्मिनेशन। अगर टर्मिनेशन होता है उसके बाद का एक्शन क्या होगा, इसको पोस्ट क्लोजिंग डिलीवरेबल्स भी कह सकते हैं। ये देखिए ये है रिमेडियल क्लॉज। क्या होगा अगर राइट एंड ड्यूटीज फुलफिल नहीं करते हैं तो इसको डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के थ्रू हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो जो चीज भी रेमेडी में होगा वहां लिखेंगे इस क्लॉज में, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्लॉज में, कि कैसे उसका हल होगा, कोर्ट के थ्रू या कोई थर्ड पार्टी आर्बिट्रेटर के थ्रू। आप देख रहे हैं इस एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन का भी क्लॉज है, देख रहे हैं ये आर्बिट्रेशन की क्लॉज। तो ये सब पोस्ट रेमेडियल एक्शन को बताते हैं या रेमेडियल एक्शन को बताते हैं। चैप्टर 10 कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज। कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज करने का मतलब कि पार्टीज कई बार ना अपने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं एग्रीमेंट के द्वारा दूसरे पार्टी से, तो उस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हमें प्रोटेक्ट करना होता है, नहीं तो हो सकता है एक पार्टी कंप्लीटली खत्म हो जाए। तो हम इसीलिए कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज ऐड करते हैं। इस कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज को हमने वायलेटर क्लॉज में काफी डिटेल में समझा रखा है, यहाँ मैं आपको हल्के में ही बताऊंगा। वन साइड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कई बार एक ही तरफ से इंफॉर्मेशन शेयर होता है। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं नौकरी कर रहे होते हैं तो आपको नौकरी करते हैं तो सारे चीजें आपको मिलती हैं इंफॉर्मेशन, जो कि नॉर्मली एक कॉमन मैन को नहीं मिलती है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग बाय बोथ साइड के थ्रू भी इंफॉर्मेशन होता है। जैसे मेट्रो का प्रोजेक्ट चलता है तो दो कंपनियां मिलकर जॉइंट वेंचर बनाती हैं ताकि एक तीसरी कंपनी बने और वो इस काम को देखती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होता है। जब आप एग्रीमेंट बनाएंगे तो पार्टीज के बीच में इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर होते हैं, लाइक बिजनेस प्लान, रेवेन्यू, प्राइस क्या होगा, स्ट्रेटजी क्या होगी, हिस्ट्री क्या था पार्टीज का। तो ये सारी चीजें शेयर करती हैं पार्टी एक दूसरे से। इसी इंफॉर्मेशन को हमें पब्लिकली डोमेन में कोई ना बताए, इसी के लिए हम कॉन्फिडेंशियल क्लॉज एग्रीमेंट में डालते हैं कि दूसरी पार्टी या उसके एजेंट या कोई भी उनके भी आप पे ये चीज पब्लिक में नहीं बताएगा। साइनिंग ऑफ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कई बार तो ये होता है कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन हो जाता है एग्रीमेंट साइन होने से पहले ही, ताकि कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक ना हो। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। इसका इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया है कि ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई पार्टी कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करती है या उसका एजेंट डिस्क्लोज करता है तो वो पार्टी लाइबल होती है। जो नॉन ब्रीचिंग पार्टी है वो कोर्ट में जा सकती है, अथॉरिटीज के पास जा सकती है और उससे हर्जाना ले सकती है। हर्जाना मतलब कि डैमेज क्लेम कर सकती है, पेनल्टी क्लेम कर सकती है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए ये क्लॉज ड्राफ्ट करते समय। जैसे कि डेफिनेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल क्लॉज। कॉन्फिडेंशियल क्लॉज का डेफिनेशन क्या होगा। ड्यूरेशन ऑफ नॉन डिस्क्लोजर, कितने समय तक हम कोई इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। परमिटेड एक्सक्लूजन, क्या एक्सक्लूजन होगा, अगर कोई चीज हम डिस्क्लोज करना चाहते हैं तो उसका एक लिस्ट बनेगा एग्रीमेंट में। रेमेडीज फॉर ब्रीच, अगर कोई कॉन्फिडेंशियल क्लॉज का ब्रीच करेगा तो उसका रेमेडी क्या होगा। इन केस ऑफ कंपल्सरी डिस्क्लोजर अंडर लॉ, the disclosing party shall discuss with non-disclosing party regarding the process of disclosure। तो अगर लॉ के
हिसाब से डिस्क्लोज करना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा, ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन व्हेन डिस्क्लोज, किस समय हम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को भी डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो अगर हमने इलीगल तरीका से डिस्क्लोज किया है तो जो नॉन डिफॉल्टिंग पार्टी है वो कोर्ट में जाएगी और कोर्ट डिफॉल्टिंग पार्टी पे हैवी अमाउंट का पेनल्टी इम्पोज करती है। तो ये क्लॉज काफी इंपॉर्टेंट है। तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जब डिस्क्लोज होगा तो हम पेनल्टी मेंशन करेंगे कि क्या अमाउंट होगा, पेनल्टी क्या, नेचर क्या होगा, एग्जाम्पलिटी होगा, प्यूनिटिव होगा, लिक्विडेटेड डैमेज होगा, पेनल्टी का नेचर क्या होगा जो ब्रीचिंग पार्टी पे इम्पोज किया जाएगा। तो नेचर में आपको आने वाले चैप्टर्स में बताऊंगा। तो चलिए हम एग्जांपल देखते हैं कि कैसे इस क्लॉज को हम ड्राफ्ट करेंगे। The manager acknowledged that in the ordinary course business with the company, he will be exposed to confidential information about the business of the company and that of its employee, supplier, and customer, which amounts to trade secret. If the manager discloses any such information, he would be liable to cause significant harm to the company. तो इस प्रकार से आप कॉन्फिडेंशियल क्लॉज का या कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज का ड्राफ्ट कर सकते हैं। चलिए एक दो एग्जांपल में देखता हूं मैं आपको प्रैक्टिकल किसी कॉन्ट्रैक्ट में। ये देख रहे हैं आप, ये कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज, इस प्रकार से आप भी ड्राफ्ट कर सकते हैं किसी भी एग्रीमेंट में। चैप्टर 11 एक्सक्लूसिविटी एंड रिस्ट्रिक्शन क्लॉज। तो कई बार क्या होता है ना कि जब आप किसी पार्टी से एग्रीमेंट करते हैं तो वो पार्टी आपको डील करने का पूरा फ्रीडम देती है कि आप किसी पर्टिकुलर इलाके में आप ही डील करेंगे, कंपनी किसी और को उस इलाके में नहीं अपॉइंट करेगी। जैसे डीलरशिप होता है कि जैसे मान लीजिए किसी पेंट का आप डीलर बन गए किसी इलाके में, किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो इस डिस्ट्रिक्ट की डीलरशिप आप ही होंगे, उस डिस्ट्रिक्ट में दूसरा कोई डीलर नहीं बनेगा। तो इस टाइप की चीजें होती हैं, किसी भी एग्रीमेंट में आप लिख सकते हैं। जैसे कई बार कोचिंग वाले क्या होते हैं कि मैं एक कोचिंग में पढ़ाने के लिए गया था, तो कोचिंग वाले ने बोला कि आप किसी और कोचिंग में, इस नेचर के कोचिंग में आप नहीं पढ़ाएंगे। तो इस टाइप से पार्टीज एक दूसरे पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करती हैं। अब कॉशन क्या लेना चाहिए, तो दो चार चीजें ये क्लॉज ड्राफ्ट करते समय कॉशन लेना चाहिए। आप कंपटीशन लॉ का ध्यान देना चाहिए कि कंपटीशन लॉ के हिसाब से ये ठीक है कि नहीं है, क्योंकि कंपटीशन अगर नहीं होगा पार्टीज के बीच में तो हेल्दी इकोनॉमी नहीं होगी। तो इसीलिए कंपटीशन लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ को आपको काफी ध्यान देना चाहिए कि ये क्लॉज ड्राफ्ट करते समय। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं कैसे इस क्लॉज को ड्राफ्ट करेंगे। द एम्प्लॉय शैल नॉट टीच इन एनी अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ सिमिलर काइंड इन केस द एम्प्लॉय इज विलिंग टू टीच, देन प्रायर अप्रूवल फ्रॉम एम्प्लॉयर इज मैंडेटरी। तो इस प्रकार से इस क्लॉज को आप ड्राफ्ट कर सकते हैं। चलिए किसी एग्रीमेंट में देखते हैं ये क्लॉज। आप देख रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंड ऑब्लिगेशन, यही वो क्लॉज है। यहाँ सारे रिस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं कि क्या रिस्ट्रिक्टेड है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर 12 नॉन कम्पीट। नॉन कम्पीट कहने का मतलब कि कई बार जैसे आप किसी कंपनी में होते हैं, उस कंपनी से आप सारे स्किल्स काम करते करते आपको आ जाता है, तो कई बार ये क्लॉज होता है कि आप सिमिलर नेचर के बिजनेस में इंगेज नहीं होंगे काफी समय तक, और वो समय एग्रीमेंट में मेंशन होता है, और आप उस कंपनी के आसपास भी नहीं होंगे, अपना कंपनी नहीं खोलेंगे। तो ये नॉन कम्पीट होता है कि आपको कम्पीट नहीं करना है। तो चलिए मैं पढ़ के आपको समझाता हूँ। अंडर दिस क्लॉज द पार्टीज एग्री टू नॉट टू कम्पीट विद ईच अदर इन सिमिलर बिजनेस। तो पार्टीज एग्री करती हैं कि वो एक दूसरे के साथ कम्पीट नहीं करेंगी सिमिलर बिजनेस में, क्योंकि पार्टीज एक दूसरे की काफी ट्रेड सीक्रेट जान जाती हैं। तो चलिए अब इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं। ऑफन द पार्टीज टू द कमर्शियल एग्रीमेंट वर्क साइमल्टेनियसली ऑन मेनी अदर प्रोजेक्ट। तो जब पार्टीज कोई एग्रीमेंट करती हैं उस समय वो कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही होती हैं पहले से ही, इसीलिए पार्टीज चाहती हैं कि एक दूसरे को प्रोहिबिट किया जाए ताकि वो
सिमिलर नेचर के प्रोजेक्ट में फिर कभी compete ना करें एक दूसरे से। ये क्लॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब कोई सेंसिटिव प्रोजेक्ट हो, तो इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है। सेपरेट एग्रीमेंट, मान लीजिए क्लॉज नॉन कम्पीट का क्लॉज आपने अपने एग्रीमेंट में ड्राफ्ट नहीं किया है, तो आप सेपरेट एग्रीमेंट भी एंटर कर सकते हैं ताकि पार्टीज एक दूसरे से कम्पीट ना करें। चलिए मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ। द पार्टीज टू द एग्रीमेंट कैन एग्जीक्यूट सेपरेट नॉन एग्रीमेंट इंस्टेड ऑफ एडिंग नॉन कम्पीट क्लॉज इन कमर्शियल एग्रीमेंट। वही बात हुआ कि जो मैंने आपको पहले बताया कि पार्टीज सेपरेट एग्रीमेंट भी एंटर कर सकती हैं अगर आप नॉन कम्पीट क्लॉज आपने नहीं दिया हुआ है। जैसे कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट कई बड़ी कंपनियां एग्जीक्यूट करती हैं एग्रीमेंट से एंटर करने से पहले। लेकिन आप सेपरेट एग्रीमेंट कब बनाएंगे? जब ये क्लॉज आपके एग्रीमेंट में नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रकार के एग्रीमेंट जिसमें नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट का काफी वैल्यू होता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट में, एजेंसी में, डिस्ट्रीब्यूटरशिप में, जॉइंट वेंचर में, एम्प्लॉयमेंट में। इन सारे एग्रीमेंट में नॉन कम्पीट क्लॉज का काफी इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। चेक अदर प्रोविजन, जब भी आप नॉन कम्पीट एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करें तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कंपटीशन लॉ का ध्यान दें। चलिए देखते हैं इसको ड्राफ्ट कैसे करेंगे इस क्लॉज को। फॉर ड्यूरेशन ऑफ द टर्म ऑफ दिस एग्रीमेंट एंड फॉर द नेक्स्ट 6 months आफ्टर एक्सपायरी दिस एग्रीमेंट नॉन ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी शैल एंगेज इन विथ सिमिलर कंपीटिंग बिजनेस। तो इस प्रकार से आप नॉन कम्पीट क्लॉज को ड्राफ्ट कर सकते हैं। चैप्टर 13 नॉन सोलिसिटेशन क्लॉज। तो चलिए हम पहले सोलिसिटेशन समझते हैं, उसके बाद समझेंगे नॉन सोलिसिटेशन क्या होता है। तो सोलिसिटेशन कहने का मतलब कि आप किसी से कोई चीज मांगते हैं डायरेक्टली। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपने प्रोडक्ट का प्रचार करती है ताकि कस्टमर उसके प्रोडक्ट को खरीद सके। तो कंपनी डायरेक्ट सोलिसिटेट कर रही है एडवर्टीजमेंट के थ्रू, किसको? कस्टमर को। लेकिन जो लीगल प्रोफेशन है उसमें सोलिसिटेशन अलाउड नहीं है, आइदर डायरेक्टली और थ्रू एडवर्टीजमेंट। इन दोनों मीडियम से अलाउ नहीं है, और किसी भी मीडियम से अलाउ नहीं है। इन दोनों क्या, किसी भी मीडियम से अलाउ नहीं है। चलिए ये लाइन देखते हैं। सोलिसिटेशन ऑल्सो हैपन्स थ्रू पोचिंग ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी। तो कहने का मतलब कि कोई कंपनी है, उसमें कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको आप ज़्यादा पैसे दे रहे हो और उसको आप अपनी कंपनी में ला रहे हो, तो इसको भी हम सोलिसिटेशन कहते हैं। कई बार इसे पोचिंग भी कहते हैं। आफ्टर पोचिंग द एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, द एम्प्लॉयर यूज्ड टू टेक ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द एम्प्लॉय अर्लियर कंपनी लाइक बिजनेस मॉडल, लीड्स, टेक्निकल इंफॉर्मेशन, प्राइस, etc। तो जो एम्प्लॉयर किसी और के एम्प्लॉय को पोच करता है, उसे ज़्यादा पैसे दे के अपने कंपनी में लाता है ताकि जो एम्प्लॉय पहले वाली कंपनी में काम कर रहा था उसका बिजनेस मॉडल एम्प्लॉयर जान सके, जो उसका नया एम्प्लॉयर है उसका बिजनेस मॉडल जान सके, उसका प्राइस मॉडल जान सके, उसका टेक्निकलिटी डिटेल्स जान सके, इसलिए वो पोच करते हैं। चलिए इसका इफेक्ट देते हैं। तो सक्सेसफुल कंपनी के जो एम्प्लॉय होते हैं ना, वो बहुत ही डिमांड में होते हैं क्योंकि उनके अंदर काफ़ी स्किल्स होता है। तो कई बार जो उनके कंपटीटर कंपनियां होती हैं या कोई नई कंपनी जो बूम पे है, वो लोग पोच करते हैं जो सक्सेसफुल कंपनी है उसके एम्प्लॉय को, जो कि अनइथिकल है। इससे जो पहली वाली कंपनी है वो डूब भी सकती है। तो इसलिए हम जब एग्रीमेंट बनाते हैं, जब किसी एम्प्लॉय को कंपनी में रखते हैं तब एग्रीमेंट बनाते हैं, एम्प्लॉयर एग्रीमेंट, उस समय हम नॉन सोलिसिटेशन क्लॉज को इंसर्ट करते हैं एम्प्लॉय एग्रीमेंट में। क्योंकि जो एम्प्लॉयर कंपनी है वो रिस्क पे रहती है कि अगर एम्प्लॉय सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाहर करता है तो कंपनी हो सकती है डूब जाए या उसका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए। इसीलिए हम नॉन सोलिसिटेशन क्लॉज डालते हैं कमर्शियल एग्रीमेंट में जहां एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए ड्राफ्ट करते समय नॉन सोलिसिटेशन क्लॉज, कि क्लाइंट या एम्प्लॉय को आप सोलिसिटेट नहीं करेंगे, और नहीं आप किसी कॉम्पिटिटिव बिजनेस पार्टनर या कंपनी में काम करेंगे ताकि पहले वाली कंपनी का इंटरेस्ट को हार्म किया जा सके। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं कैसे इस क्लॉज को ड्राफ्ट करेंगे।
before the termination of the agreement and even after a period of 1 year from termination of this agreement, the employee shall not directly or indirectly make any statement or opinion effect to the reputation of the company, induces any client or customer of the company, induces employee of the company. तो इस प्रकार से आप नॉन सोलिसिटेशन क्लॉज को ड्राफ्ट कर सकते हैं किसी भी एग्रीमेंट में। चलिए मैं एक आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। तो मेरा एक दोस्त है जो आईपीआर फॉर्म में काम करता था। तो उसने आईपीआर फॉर्म में बढ़िया से काम किया, उसने क्लाइंटों का विश्वास जीत लिया, फिर वो फॉर्म छोड़ के चला गया। अब वो क्या करता था कि जो क्लाइंट थे फॉर्म के, उनको वो सॉलिसिटेट करता था। तो कैसे कैसे करके फॉर्म को पता लग गया। तो फॉर्म ने उसे कहा कि अगर आप ऐसे करते हो तो हम आपके खिलाफ कंप्लेन करेंगे बार काउंसिल में या लीगल एक्शन भी लेंगे। तब वो डर गया मेरा दोस्त। फिर उसने मेरे को फ़ोन किया, तो मैंने बोला कि नहीं, छोड़ दे ऐसे काम, तू जहाँ काम कर रहा है उसी काम पे फोकस कर, तू अर्लियर क्लाइंट को छोड़ दे, तेरे को सोलिसिटेट नहीं करना है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, डैमेजेस। डैमेजेस क्या होता है? डैमेजेस कहने का मतलब कि पेनल्टी। तो जब भी हम एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसमें राइट एंड ड्यूटीज पार्टी की होती है, और वो राइट एंड ड्यूटीज फुलफिल करनी होती है एक पार्टी को दूसरे पार्टी के लिए। अगर कोई पार्टी फुलफिल नहीं करती है तो जो ब्रीचिंग पार्टी है उसको पेनल्टी देना होता है नॉन ब्रीचिंग पार्टी को। तो नॉन ब्रीचिंग पार्टी क्या करती है, वो कई बार कोर्ट के थ्रू पेनल्टी लेती है, कई बार अगर ब्रीचिंग पार्टी खुद से ही दे दे तो वो भी ले लेती है। जो खुद से देने का कॉन्सेप्ट है वो एग्रीमेंट में मेंशन होता है कि अगर ब्रीच होगा तो कितना पैसा देंगे। अब चलिए इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो ये इसलिए इंसर्ट किया जाता है ताकि कोई ब्रीच हो किसी पार्टी के द्वारा तो नॉन ब्रीचिंग पार्टी को कंपनसेशन मिले। ये डिटरेंट के रूप में काम करता है। इससे क्या होता है कि पार्टी डरती है ब्रीच करने से किसी भी टर्म एंड कंडीशन को, क्योंकि उन्हें पेनल्टी पे करना होता है नॉन ब्रीचिंग पार्टी को। तो डैमेजेस कई प्रकार के होते हैं। चलिए मैं आपको कुछ बताता हूं, जैसे कंपनसेटरी डैमेज, रिस्टिट्यूशन, लिक्विडेटेड डैमेज, नॉमिनल डैमेज, क्वांटम मेरिट, रेमेडीज इन इक्विटी, प्यूनिटिव डैमेज। तो इस प्रकार से डैमेजेस के 5-7 कैटेगरी हैं। बट आपको अपने एग्रीमेंट में ड्राफ्ट करते समय यह ध्यान देना है कि कौन से डैमेज आप डाल रहे हैं। तो चलिए इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो ये मोटे तौर पे 2 टाइप के डैमेजेस में बटा हुआ है, एक कंपनसेटरी डैमेज, एक है प्यूनिटिव डैमेज। कंपनसेटरी कहने का मतलब कि एक्चुअल डैमेज सफर्ड बाय नॉन ब्रीचिंग पार्टी। जो नॉन ब्रीचिंग पार्टी है उसके द्वारा जो डैमेज सफर हुआ है एक्चुअली में उतना ही अमाउंट ब्रीचिंग पार्टी पे करती है, एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं पे करती है। प्यूनिटिव डैमेज में जो ब्रीच होता है वो तो अमाउंट पे करती है प्लस एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करती है, ताकि नेक्स्ट टाइम से इस प्रकार की डैमेज ना हो। तो इसलिए प्यूनिटिव डैमेज ज़्यादा डेटरेंट इफेक्ट करता है, क्योंकि इसमें हम नॉन ब्रीचिंग पार्टी को डैमेज भी देते हैं और एक्स्ट्रा अमाउंट भी देते हैं, और कंपनसेटरी डैमेज में बस डैमेज का अमाउंट दे देते हैं। चलिए जनरल नेचर की बात करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम द डैमेज आर कंपनसेटरी इन नेचर अनलेस द ब्रीच ऑफ द टर्म इज डेलिब्रेट एंड विलफुल। अधिकतर समय जब भी हम एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हैं तो उसमें कंपनसेटरी डैमेज का ही जिक्र करते हैं। बहुत कम समय प्यूनिटिव डैमेज का जिक्र होता है, अनलेस के अनटिल जो वायलेशन हो विलफुल हो और डेलिब्रेट हो। चलिए आखिरी लाइन देखते हैं। डैमेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द एग्रीमेंट, वेदर द पार्टीज वांट टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट और वेदर द पेनल्टी इज सफिशिएंट टू रिकवर द पार्टी फ्रॉम लॉस सफर्ड। तो डैमेज जो होता है ना, वो नेचर ऑफ एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है, किस प्रकार का नेचर है, उसी के हिसाब से डैमेज भी ड्राफ्ट्समैन इनकॉर्पोरेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। लिक्विडेटेड डैमेज क्या होता है? तो जब भी हम नॉन कंप्लायंस करते हैं किसी एग्रीमेंट का या ब्रीच करते हैं तो जो क्लॉजेज होते हैं उसमें डैमेजेस के अमाउंट फिक्स होते हैं। तो जब डैमेजेस के अमाउंट पार्टियों द्वारा फिक्स किए जाते हैं कि अगर डिफॉल्ट होता है या ब्रीच होता है तो इतना डैमेज
जो ब्रीचिंग पार्टी है वो नॉन ब्रीचिंग पार्टी को पे करेगी। उसी डैमेज को हम लिक्विडेटेड डैमेज बोलते हैं, जिस डैमेज को पार्टीज ने अपने रजामंदी के थ्रू एग्रीमेंट में इनकॉर्पोरेट करवाया है। इसको असर्टेन डैमेज भी कहते हैं, क्योंकि ये अमाउंट फिक्स होता है या तो इसका कुछ फॉर्मूला इनकॉर्पोरेट किया हुआ था एग्रीमेंट में, ताकि जब भी ब्रीच हो किसी पार्टी द्वारा तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से हम डैमेज निकालेंगे, कितना डैमेज पे करना है नॉन ब्रीचिंग पार्टी को ब्रीचिंग पार्टी द्वारा। इससे क्या होता है कि जो ब्रीचिंग पार्टी है वो डरती है ताकि उनको पेनल्टी पे करना पड़ेगा नॉन ब्रीचिंग पार्टी को, और इससे जो ब्रीचिंग पार्टी होती है वो एक्शन में रहती है ताकि जल्दी से जल्दी कॉन्ट्रैक्ट को या एग्रीमेंट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कराया जाए। रोल ऑफ द कोर्ट। तो चलिए कोर्ट का रोल देखते हैं लिक्विडेटेड डैमेज के केस में। तो लिक्विडेटेड डैमेज काफ़ी इजी होता है और सर्टेन होता है, एक अमाउंट होता है कि अगर डिफॉल्ट होता है तो इतना अमाउंट हम पे करेंगे। लेकिन कई बार पार्टीज डिफॉल्ट करके एक दूसरे को लिक्विडेटेड डैमेज पे नहीं करती हैं, तो इस केस में जो नॉन ब्रीचिंग पार्टी है वो कोर्ट जाती है और कोर्ट के थ्रू वो चाहती है कि जो ब्रीचिंग पार्टी है उसे पे करे। अब कोर्ट देखती है कि क्या जो डैमेज है लिक्विडेटेड डैमेज क्लॉज या एग्रीमेंट में लिखा हुआ है वो सफिशियंट है। अगर सफिशियंट है तो वो अलाउ कर देती है डैमेज, अगर इनसफिशियंट होता है या अनरीजनेबल होता है तो कोर्ट लिक्विडेटेड डैमेज अवॉर्ड करती है नॉन ब्रीचिंग पार्टी को। मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं जो आपको ध्यान देना चाहिए लिक्विडेटेड डैमेज क्लॉज को ड्राफ्ट करते समय। वेदर द डैमेजेस आर डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये डिफिकल्ट है डैमेज कैलकुलेट करना कॉन्ट्रैक्ट के समय। वेदर द डैमेज डिफिकल्ट टू प्रूफ। क्या ये डिफिकल्ट है डैमेज को प्रूफ करना। वेदर द अमाउंट ऑफ डैमेज हैज बीन रीजनेबल फोरकास्टेड इन द एग्रीमेंट। क्या हम जो अमाउंट है लिक्विडेटेड डैमेज का वो रीजनेबल लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं एग्रीमेंट में या नहीं कर रहे हैं। तो कोर्ट इन सारे फैक्टर को इवेल्युएट करती है जब वो डैमेजेस किसी कॉन्ट्रैक्ट में अलाउ करती है या लिक्विडेटेड डैमेज अलाउ करती है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो कोर्ट देखती है लिक्विडेटेड डैमेज को अवॉर्ड करते समय। व्हाट टाइप ऑफ ब्रीच फॉल अंडर लिक्विडेटेड डैमेज प्रोविजन। किस प्रकार के ब्रीच लिक्विडेटेड डैमेज के अंदर आते हैं। वाई आर पार्टीज एग्रीइंग टू लिक्विडेट डैमेज। पार्टीज क्यों एग्री करी हैं डैमेज को लिक्विडेट करने के लिए। द अमाउंट ऑफ लिक्विडेटेड डैमेज और फॉर्मूला टू कैलकुलेट द लिक्विडेटेड डैमेज। कितना अमाउंट पे करना है लिक्विडेटेड डैमेज के केस में, या कोई फॉर्मूला इनकॉर्पोरेट किया गया है कॉन्ट्रैक्ट में। लिक्विडेटेड डैमेज मस्ट बी इक्विवेलेंट टू द डैमेज सफर्ड बाय द पार्टीज। तो लिक्विडेटेड डैमेज उतना होना चाहिए जितना डैमेज पार्टी ने सफर किया है। In case of a particular damage suffered by the parties, then such damage are dealt with liquidated damage clause only. कई बार किसी खास प्रकार की डैमेज पार्टी से आती है तो उसको भी हम जनरली लिक्विडेटेड डैमेज के ही संदर्भ में देखते हैं। तो जब भी आप लिक्विडेटेड डैमेज क्लॉज ड्राफ्ट करें तो इसे काफ़ी केयरफुली ड्राफ्ट करें, क्योंकि पार्टीज ही इसमें अमाउंट तय करती हैं। इसमें कोर्ट का इंटरफेरेंस काफ़ी कम होता है, तो आप अमाउंट जो भी डालें वो रिजनेबल डालें, फॉर्मूला जो भी डालें कैलकुलेट करने का वो रिजनेबल फॉर्मूला डालें। तो चलिए देखते हैं इस क्लॉज को हम ड्राफ्ट कैसे करेंगे। द मैनेजर एक्नॉलेज दैट इट्स फेलियर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम शेल कॉज द कंपनी टू इनकर सब्सटेंशियल इकोनॉमिक डैमेज एंड लॉसेस। द काइंड and the amount of such losses may be impossible to be calculated and ascertained as on the basis of recovery by the company for actual damage, and liquidated damage may represent a fair, reasonable and appropriate estimate thereof. तो इस प्रकार से आप लिक्विडेटेड डैमेज की क्लॉज को इंसर्ट कर सकते हैं या इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने एग्रीमेंट में। चैप्टर 16 टेरिटरी। In some cases, the parties to the agreement want to limit the scope of the agreement to a particular territory only. कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पार्टीज एग्रीमेंट का स्कोप एक पर्टिकुलर टेरिटरी में ही लागू करना चाहती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कोई कंपनी एक ही जिले में एक ही डिस्ट्रीब्यूटरशिप देती है, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप एग्रीमेंट बनता है उसको हम उस डिस्ट्रिक्ट के लिए ही बस बनाते हैं। Many times the manufacturer of a product want their product to be sold by a particular entity in particular territory. Then in such case the incorporating territory clause is important. बहुत बार क्या होता है ना कि जो मैन्युफैक्चरर होता है वो चाहता है कि कोई भी व्यक्ति
एक पर्टिकुलर टेरिटरी में ही उसको बेचे। तो जैसे मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट हो, जमशेदपुर डिस्ट्रिक्ट, तो उसमें एक उसने डीलर अपॉइंट कर दिया, मैन्युफैक्चरर। तो जो डीलर अपॉइंट होगा वो बस जमशेदपुर डिस्ट्रिक्ट में ही कंपनी के प्रोडक्ट को बेचेगा, उससे आउटसाइड नहीं बेचेगा। तो वो जो एग्रीमेंट बनेगा, डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट, वो जमशेदपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही वैलिड होगा, उसके बाहर के लिए वो इनवैलिड है, वॉइड है। तो इस प्रकार के एग्रीमेंट में जहां आप किसी को टेरिटरी के थ्रू बांधना चाहते हैं कि आपको उसी दायरे में काम करना है, तो उस केस में हम टेरिटरी क्लॉज इंक्लूड करते हैं अपने एग्रीमेंट में। क्वेश्चन, बिफोर ड्राफ्टिंग टेरिटरी क्लॉज काइंडली चेक गवर्निंग लॉ एंड अदर लीगल प्रोविजन। तो गवर्निंग लॉ और अदर लीगल प्रोविजन भी चेक करें जब आप टेरिटरी क्लॉज इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तब। Please note that the agreement doesn't have a territory clause, then in such case it is assumed that the agreement has universal application. अगर मान लीजिए आप गलती से भी टेरिटरी क्लॉज डालना भूल जाते हैं किसी एग्रीमेंट में, तो उसका मतलब ये होता है कि उस कंट्री में वो एग्रीमेंट वैलिड है, इंटायर कंट्री को वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आपने मान लीजिए जमशेदपुर नहीं लिखा तो वो इंटायर कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कैसे इस क्लॉज को ड्राफ्ट करें। The distributor under this agreement is granted right to the following geographical area only, दिल्ली, कोलकाता। तो आप इस प्रकार से टेरिटरी क्लॉज ड्राफ्ट कर सकते हैं। चैप्टर 17, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस कहने का मतलब कि जब भी आप एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करेंगे पार्टीज के साथ मिलकर, तो उस एग्रीमेंट को प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन करने में कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये कॉस्ट कौन पे करेगा? अगर ये कॉस्ट दोनों पार्टी मिलकर पे करती हैं तो कौन कितना अमाउंट देगा, ये चीज लिखा होना चाहिए एग्रीमेंट में। जैसे कई बार आप एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करते हैं तो वहाँ स्टैम्प ड्यूटी फी पे करनी होती है, कोर्ट फी पे करनी होती है, रजिस्ट्रेशन फी पे करनी होती है, प्रोफेशनल फी एडवोकेट्स की पे करनी होती है, टैक्सेस पे करनी होती हैं। तो ये सारे लिखे होने चाहिए कि कौन अमाउंट पे करेगा। इंपॉर्टेंस कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस क्लॉज का देखते हैं। तो जब आप ये क्लॉज किसी भी एग्रीमेंट में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं तो पार्टीज के बीच की कंफ्यूजन खत्म हो जाती है कि कौन कौन सा अमाउंट पे करने वाला है। तो पार्टीज अपने अपने अमाउंट जेन्युइनली पे कर रही होती हैं ताकि एग्रीमेंट को प्रैक्टिकली हम एग्जीक्यूट कर पाएं। अगर आप ये क्लॉज नहीं डालेंगे तो पार्टी सोचती है कि वो पे करेगा, वो पार्टी सोचती है कि थर्ड पार्टी पे करेगा, तो इस प्रकार से कंफ्यूजन होता है और एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। तो चलिए देखते हैं इस क्लॉज को हम कैसे ड्राफ्ट करेंगे। The borrower agrees to pay all the cost expenses in connection with preparation, execution and delivery of loan agreement, including stamp duty, registration fee, professional fee, etc. Each agreement must bear its own cost and expenses incurred in connection with negotiation, preparation and closing of the agreement. तो इस प्रकार से cost and expenses clause को आप ड्राफ्ट कर सकते हैं। Chapter 18, Indemnification and Exoneration। तो इंडेमनिफिकेशन कहने का मतलब कि इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मतलब कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस। अगर आपको कोई लॉस हुआ होता है तो वो प्रोटेक्शन देता है दूसरी पार्टी, जैसे कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में होता है। जैसे मान लीजिए आपने घर लिया और उस घर का इंश्योरेंस है, सडनली उस घर में आग लग जाता है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको जितना भी लॉस हुआ है उस आग की वजह से वो आपको पे करती है। एक्सोनरेशन, एक्सोनरेशन कहने का मतलब कि किसी को ब्लेम से मुक्त करना। अब चलिए हम इंडेमनिफिकेशन क्लॉज को देखते हैं। तो ये क्लॉज उस एग्रीमेंट में इनकॉर्पोरेट किया जाता है जिसमें दूसरी पार्टी कह रही है कि अगर पहली पार्टी को कोई लॉस होगा तो वो पे करेगी। तो ऐसा एग्रीमेंट जनरली इंश्योरेंस एग्रीमेंट होता है। कई बार पार्टीज फॉर्मूला भी इनकॉर्पोरेट करती हैं कि इसके फॉर्मूले के आधार पे अगर कोई लॉस होता है तो हम पे करेंगे। मैंने जैसे बताया कि इंश्योरेंस पॉलिसी में कॉमन है इंडेमनिटी क्लॉज डालना। कई बार ये इंडेमनिटी क्लॉज लिमिट कर देता है कि इससे ज्यादा अगर डैमेज हुआ तो मैं नहीं पे करूंगा। जैसे मान लीजिए आपका घर जला और आपको डैमेज हुआ है 20 लाख का, और जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपका इंश्योरेंस कंपनी के साथ तो उसमें लिखा है कि इंश्योरेंस कंपनी 10 लाख से ऊपर कोई भी डैमेज होगा उसको पे नहीं करेगी। तो इस प्रकार के भी लिमिटेशन होते हैं इंडेमनिफिकेशन क्लॉज में। तो इसको काफ़ी आप ध्यान दें जब भी आप एक इंश्योरेंस एग्रीमेंट किसी के साथ करें तो इसको ध्यान दें काफ़ी। कई बार इसमें एक डिफेंस क्लॉज भी डाला जाता है कि अगर कोर्ट में कोई डिफेंस कर रहा है तो उसको
जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको कोर्ट का फी भी देगी, ताकि कोई वो प्रोफेशनल एडवोकेट उसको डिफेंड कर सके। तो यहाँ क्या होता है कि जब आप डिफेंस क्लॉज डाल देंगे तो फी भी पे करना होगा इंश्योरेंस कंपनी को, और जो लॉस हुआ है घर जलने से वो भी अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा। लेकिन ये तभी होगा जब आप उसमें डिफेंस क्लॉज को इनकॉर्पोरेट करेंगे इंडेमनिफिकेशन क्लॉज के साथ। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं कि कैसे इस क्लॉज को हम ड्राफ्ट करते हैं। XYZ shall indemnify ABC against all losses and expenses arising out of the any proceeding brought by ABC or third party arising out of XYZ breach of its obligation, representation, warranty, covenant under this agreement। तो इस प्रकार से आप इंडेमनिफिकेशन क्लॉज को ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं किसी एग्रीमेंट में। आप देख रहे हैं ये है इंडेमनिफिकेशन क्लॉज। तो इस प्रकार से आप भी अपने एग्रीमेंट में इंडेमनिफिकेशन क्लॉज डाल सकते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ इंश्योरेंस की बात हो रही है, ये है इंश्योरेंस क्लॉज, ये है फाइनेंशियल प्रोविजन, रुपये पैसे की बात। तो इस प्रकार से आप इंडेमनिफिकेशन क्लॉज अपने एग्रीमेंट में डाल सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज। तो रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज बहुत ही क्रिटिकल पार्ट होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का। तो चलिए मैं पहले आपको इन दोनों के बीच के अंतर बताता हूँ कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट ऑन विच अदर पार्टी इज एक्सपेक्टेड टू रिलाई। तो ये स्टेटमेंट है, जब हम किसी को देते हैं तो जो अदर पार्टी है वो रिलाई करती है इस स्टेटमेंट पे कि हाँ ऐसा हो सकता है। वारंटीज देखते हैं। इट इज एश्योरेंस गिवन टू द अदर पार्टी अलॉन्ग विद द फैक्ट दैट इन केस द फैक्ट सो रिप्रेजेंटेड इफ टर्न आउट टू बी फॉल्स इट विल बी द पार्टी विल बी इंडेमनिफाई द अदर पार्टी। तो ये भी एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, लेकिन जब वो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट फॉल्स होगा तब जो पार्टी आपको प्रॉमिस कर रही है वो आपको इंडेमनिफाई करेगी। जैसे कि हम बल्ब खरीदते हैं तो कंपनी कहती है कि 1 साल के अंदर अगर ये बल्ब फ्यूज होगा तो मैं आपको नया बल्ब दूंगा या इसको रिपेयर करके दूंगा, ठीक है। तो अगर 1 साल के अंदर फ्यूज हो जाता है तब पार्टी आपको नया बल्ब देती है या उसको रिपेयर करके देती है। तो इस प्रकार से आप वारंटीज देखते हैं बल्ब के केस में। वारंटीज के केस में फॉल्स होगा तो कंपनी आपको इंडेमनिफाई करेगी, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के केस में ऐसा नहीं है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट मेड बाय वन पार्टी टू अदर पार्टी। इफ द अदर पार्टी इज कन्विंस्ड अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट देन बोथ द पार्टीज कम क्लोजर टू द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट। इसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी को स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बताती है, अगर दूसरी पार्टी राजी हो जाए तो पार्टी एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करने के कगार पे आ जाती है। इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं वारंटीज का। इट इज एश्योरेंस रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर फैक्ट दैट इफ पर्टिकुलर फैक्ट इज फॉल्स एट एनी स्टेज द अदर पार्टी विल इंडेमनिफाई। ये पर्टिकुलर फैक्ट की बात करता है, जैसे कि बल्ब में कि अगर बल्ब खराब हुआ 1 साल के अंदर तो वो इंडेमनिफाई करेगा, आपको रिपेयर करेगा या नया बल्ब देगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं। इट मूव्स फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट लाइक ट्रैक रिकॉर्ड, फाइनेंशियल स्टेटस etc of the organization and it induces the other party to enter into agreement। तो ये पास्ट से प्रेजेंट मूव करता है। जैसे मान लीजिए आपको लोन चाहिए तो आपको बैंक का दिखाना होगा कि आपकी कंपनी कितने प्रॉफिट में है। तो मान लीजिए 2020 में आपकी कंपनी 1 करोड़ के प्रॉफिट में है, 2021 में आपकी कंपनी 1.5 करोड़ के प्रॉफिट में है, 2022 में आपकी कंपनी 2 करोड़ के प्रॉफिट में है। तो जब आप लोन लेने जाएंगे तो यह चीज़ आपको दिखाना पड़ेगा, तभी आपको लोन मिलेगा 1 करोड़ या 50 लाख का। तो ये देखना है ये पास्ट से प्रेजेंट मूव हो रहा है। अब देखते हैं वारंटीज का। इट मूव फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर, ये प्रेजेंट से फ्यूचर में मूव करता है। तो जैसे मान लीजिए कोई बल्ब दे दिया आपको आज और फ्यूचर में वो बल्ब फ्यूज हो जाता है, तो उस केस में आपको कंपनी इंडेमनिफाई करेगी, यानी नया बल्ब देगी, नहीं तो वो बल्ब बना के देगी।
इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी टेकन केयर ऑफ वाइल ड्राफ्टिंग इंडेमनिटी क्लॉज। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है इंडेमनिटी क्लॉज ड्राफ्ट करते समय। जैसे कि लिमिटेशन ऑन इंडेमनीफाई, अगर आप किसी को इंडेमनीफाई करना चाहते हैं तो कितने अमाउंट तक इंडेमनीफाई करना चाहते हैं, उस अमाउंट को आपको मेंशन करना होगा। जैसे मान लीजिए आपने अपने घर के लिए इंश्योरेंस ले रखा है और आपके घर में आग लग जाती है और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि 10 लाख तक इंश्योरेंस कंपनी आपको मुआवजा देगी, उससे ज़्यादा नहीं देगी, और आपका नुकसान 20 लाख का हो जाता है। तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको 10 लाख तक ही मुआवजा देगी। तो इस प्रकार से अगर आप भी अपने एग्रीमेंट में लिमिट करना चाहते हैं तो उस अमाउंट को मेंशन करें। पार्टीज हु इंडेमनीफाई द अदर विल ऑलवेज वांट टू लिमिट इट्स एक्सपोजर बाय द फॉलोइंग मेथड। तो कुछ मेथड बता रहा हूँ जिससे पार्टीज लिमिट करती हैं इंडेमनिटी क्लॉज को। लिमिट द टाइम ऑफ वारंटी, जैसे मान लीजिए आपके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि 5 साल के अंदर घर में आग लगा तभी इंश्योरेंस कंपनी लायबल होगी, उसके बाद लायबल नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप लिमिट कर सकते हैं अपने इंडेमनिटी अमाउंट को। लिमिट वेयर इंडेमनिटी क्लॉज कैन बी इन्वोक्ड। अब उन सिचुएशंस की बात करेंगे जहां इंडेमनिटी क्लॉज इन्वोक किया जा सकेगा। जैसे मान लीजिए आपका घर है, उसमें आग लगी, तो अगर आपके नेग्लिजेंस से आग लगी है तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको नहीं इंडेमनीफाई करेगी। तो इस प्रकार से आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में लिमिट कर सकते हैं इंडेमनिटी क्लॉज को। लिमिट द अमाउंट पेएबल, अब आपको कितना अमाउंट पे करना है उस पर भी आप लिमिट डाल सकते हैं, जैसे 10 लाख, 5 लाख। एंटरटेन अ क्लेम अबव अ पर्टिकुलर बेंचमार्क, अगर कितने बेंचमार्क के ऊपर नुकसान हुआ होगा तो आप केस करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका घर जल गया और आपको नुकसान हुआ है 10,000 का और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि 50,000 का कम से कम नुकसान होना चाहिए तभी आपको इंडेमनीफाई किया जाएगा। तो इस केस में आप इंश्योरेंस कंपनी से इंडेमनिटी क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये जो ऊपर लिस्ट दिए हुए हैं ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, कहने का मतलब कि इसमें और भी काफ़ी पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए 2 4 5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब कुछ फैक्टर देखते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज क्लॉज को ड्राफ्ट करते समय। तो निगोशिएटिंग स्ट्रेंथ ऑफ पार्टीज, पार्टीज की निगोशिएटिंग स्ट्रेंथ क्या है। एक्सपेक्टेशन ऑफ द पार्टीज, पार्टीज एक दूसरे से क्या एक्सपेक्ट करती हैं। तो ये दो चीजें आप ध्यान रखेंगे ड्राफ्ट करते समय। ड्यू डिलीजेंस, तो जो ड्यू डिलीजेंस होता है ना वो रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज ऑफ द एग्रीमेंट पे ही होता है। तो इसीलिए इस क्लॉज को काफ़ी ध्यान से ड्राफ्ट करें। इस क्लॉज से क्या होता है ना कि मान लीजिए कोई बायर है, घर खरीद रहा है और जो सेलर है वो अपना डॉक्यूमेंट बायर को देखता है, तो बायर उस डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस को चेक कर सकता है। कई बार जब हम कोई मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो उसमें लीगल डिस्प्यूट भी हो जाती है। लास्ट लाइन देखते हैं। तो जो एक्विजिशन डील होता है, एक्विजिशन डील कहने का मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर करती है या एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को एक्वायर करता है, तो उस केस में रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज शेड्यूल या एनेक्सर के तौर में एंड में दिया हुआ होता है डॉक्यूमेंट के। चैप्टर 20 टर्म एंड ड्यूरेशन ऑफ द एग्रीमेंट, तो कोई भी एग्रीमेंट या तो लाइफ लॉन्ग के लिए होता है या तो किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है। अगर वो एग्रीमेंट किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए है तो हम उसमें उस पीरियड का टर्म लिखेंगे, कितने दिन में ये पीरियड खत्म हो जाएगा, कितने दिन में ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप फ्लैट लेते हैं किराए पे, तो जनरली जो एग्रीमेंट बनता है वो 11 महीने का बनता है। तो रेंट एग्रीमेंट में लिखा होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट 11 महीने तक ही वैलिड है। स्पेसिफिक ड्यूरेशन, तो हमें वो ड्यूरेशन मेंशन करना होता है अगर हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए। Often in commercial agreement, one of the parties has right to terminate. Then in such case, mention both the terminate and term clause in the agreement. जैसे कई बार क्या होता है ना कि पार्टीज को टर्मिनेट करने का भी फ्रीडम होता है, तो आप जो टर्मिनेट क्लॉज बनाएंगे उसमें लिखेंगे कि कितने समय बाद पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकती हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं कैसे इस क्लॉज को ड्राफ्ट करेंगे आप। The term of this agreement shall start from 1st January 2022 and shall extend till the completion of the project or 1st December 2022, whichever is earlier, subject to prior termination of the agreement.
तो इस प्रकार से आप टर्म और ड्यूरेशन ऑफ द एग्रीमेंट क्लॉज को ड्राफ्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ किसी कॉन्ट्रैक्ट में। आप देख रहे हैं ये रेंट एग्रीमेंट है, ये देख रहे हैं दैट द टेनेंसी हैज कमेंस्ड फ्रॉम डैश पीरियड फॉर अ पीरियड ऑफ 11th मंथ। ये एक्चुअली पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट किया गया है, फिर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया गया है, इसीलिए यहाँ की लाइनें जो है वो इरेज हो गई हैं। तो देख रहे हैं आप ये एग्रीमेंट 11 महीने का है, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट अक्सर 11 मंथ का ही होता है। अगर 11 मंथ से ज़्यादा का हम रेंट एग्रीमेंट बनाएंगे तो उसको रजिस्ट्री में रजिस्टर कर। चैप्टर 21 रिन्यूअल एंड एक्सटेंशन क्लॉज ऑफ द एग्रीमेंट। रिन्यूअल और एक्सटेंशन क्लॉज क्या होता है? तो एग्रीमेंट जब भी होता है या तो स्पेसिफिक टाइम के लिए होगा या तो फॉर एवर के लिए होता है, लेकिन आप उस एग्रीमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी ऐड कर सकते हैं ताकि उस एग्रीमेंट को एक्सटेंड कर दिया जाए अगर वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए है तो, या फिर रिन्यू कर दिया जाए। तो इन दोनों क्लॉजेस से हम उस एग्रीमेंट को एक्सटेंड कर सकते हैं या तो रिन्यू कर सकते हैं अपने नीड के अनुसार। तो ये बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है किसी एग्रीमेंट में, और ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको तभी मिलेगी जब आप ये क्लॉजेस किसी एग्रीमेंट में इनकॉर्पोरेट करेंगे तब। चेंजेस इन एग्रीमेंट आफ्टर रिन्यूअल ऑफ द एग्रीमेंट। इफ यू वांट चेंज ओनली फ्यू टर्म देन मेंशन द टर्म इन रिन्यूड क्लॉज इटसेल्फ। अगर आप एग्रीमेंट को रिन्यू करना चाहते हैं तो अगर फ्यू चेंजेस है, कुछ चेंजेस है, तो उसको आप जो रिन्यूड क्लॉज है उसमें आप मेंशन कर दीजिए। चेंजेस इन एग्रीमेंट आफ्टर रिन्यूअल ऑफ द एग्रीमेंट। इफ यू वांट चेंज ओनली फ्यू टर्म देन मेंशन द टर्म इन रिन्यूड क्लॉज इटसेल्फ। अगर आप एग्रीमेंट को रिन्यू करना चाहते हैं तो अगर फ्यू चेंजेस है, कुछ चेंजेस है, तो उसको आप जो रिन्यूड क्लॉज है उसमें आप मेंशन कर दीजिए। अगर बहुत सारे चेंजेस हैं तो आप एक नया एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर लीजिए, क्योंकि रिन्यू करने में बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाएंगे। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एक्सटेंशन और रिन्यूअल वर्ड में डिफरेंस क्या है। कई बार जो ड्राफ्ट्समैन है वो इंटरचेंजेबली इन दोनों वर्ड को यूज करते हैं, बट द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट नेगोशिएटिंग द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट व्हाइल एक्सटेंडिंग द टाइम पीरियड, देन काइंडली यूज द टर्म एक्सटेंशन। जैसे मान लीजिए ये रेंट एग्रीमेंट है जो मैंने आपको दिखाया है, ये वाला। अब मैं इस रेंट एग्रीमेंट में कोई टर्म एंड कंडीशन चेंज नहीं करता हूँ, तो जब मैं इसको 11 महीने हो जाने के बाद मैं इसको रिन्यू करूंगा तो इसको हम एक्सटेंशन लिख दें, एक्सटेंशन ऑफ रेंट एग्रीमेंट, और उसके बाद सेम एग्रीमेंट ड्राफ्ट हो जाएगी। अगर पार्टीज निगोशिएट करती हैं, लाइक लैंडलॉर्ड कहते हैं कि नहीं जी फेयर बढ़ाओ 10%, तो उस समय हम उसका हेडिंग देंगे रिन्यूअल रेंट एग्रीमेंट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो चलिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि ये क्लॉज ऑफ कैसे ड्राफ्ट करेंगे किसी एग्रीमेंट में। द पार्टीज टू द एग्रीमेंट में एक्सटेंड दिस एग्रीमेंट ऑन द सेम टर्म and same condition by mutual agreement. The party wishing to renew the contract will have to give 3 month notice to the other party prior to the expiry of this agreement or extend them as the case may be. तो इस प्रकार से आप रिन्यूअल क्लॉज को या एक्सटेंशन क्लॉज को अपने एग्रीमेंट में ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम किसी एग्रीमेंट में देखते हैं कैसे रिन्यूअल क्लॉज ड्राफ्ट होता है। तो आप देख रहे हैं ये रेंट एग्रीमेंट है और इसका रिन्यूअल कैसे होगा आप देखिए। 9th पॉइंट, इफ बोथ द पार्टीज एग्री द टेनेंसी पीरियड शैल बी एक्सटेंडेड फॉर फर्दर 11 month बाय इंक्रीजिंग 10% रेंट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दिस एग्रीमेंट। तो इस प्रकार से आप रिन्यूअल या एक्सटेंशन क्लॉज अपने एग्रीमेंट में भी ड्राफ्ट कर सकते हैं। चैप्टर 22 बी अवेयर ऑफ ऑटोमेटिक रिन्यूअल क्लॉज। तो कई बार क्या होता है कि पार्टीज के बीच में इतना ट्रस्ट होता है कि पार्टीज काफ़ी लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं। तो इसके लिए क्या करती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट तो शॉर्ट टर्म का बनाती है लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में ऑटोमेटिक रिन्यूअल क्लॉज डाल देती है। जैसे आपने नेटफ्लिक्स का देखा होगा, जब भी आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेंगे 149 का, तो जब आप टर्म एंड कंडीशन में एग्री करेंगे नेटफ्लिक्स के, तो इसमें ऑटोमेटिक रिन्यूअल क्लॉज होता है। तो अगर आप कैंसिल नहीं करेंगे अगले मंथ में तो 149 का आपको सब्सक्रिप्शन फिर अगले मंथ के लिए मिल जाएगा। तो ये चलता रहता है। तो इसको आपको ख़त्म करने के लिए आपको एग्रीमेंट को कैंसिल करना होता है, और ये कमर्शियल एग्रीमेंट में आप नोटिस देके कैंसिल कर सकते हैं। इसको कई बार हम एवरग्रीन और सेल्फ रिन्यूअल क्लॉज भी कहते हैं।
अगर आप नोटिस नहीं देते हैं पार्टीज को तो एग्रीमेंट हमेशा के लिए चलता रहेगा। चलिए लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को देखते हैं। एवरग्रीन क्लॉज आर ऑफन इंसर्टेड इन लॉन्ग टर्म सर्विस एग्रीमेंट और अदर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। ये काफ़ी जो लॉन्ग टर्म सर्विस एग्रीमेंट होते हैं उनमें एग्जीक्यूट किया जाता है। जब तक पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप बढ़िया होता है तब तक कोई बात नहीं होती है, लेकिन जब भी पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप खराब होता है, पार्टीज दूसरी पार्टी को नोटिस देती है और इस एग्रीमेंट से बाहर आ जाती है। फिक्स टर्म एग्रीमेंट। फिक्स टर्म एग्रीमेंट कहने का मतलब कि अधिकतर जब भी आप एग्रीमेंट बनाएं वो फिक्स टर्म के लिए बनाएं, ताकि पार्टीज उस पीरियड में एक दूसरे को जान सके। अगर पार्टीज एक दूसरे को जान सकेंगे उस पीरियड में, अगर उनका रिलेशन बढ़िया होगा तो पार्टीज उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू भी कर सकती हैं। तो इसलिए फिक्स टर्म एग्रीमेंट में डालना काफ़ी जरूरी होता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। कॉजन वाइल पार्टीज इंसिस्टिंग फॉर ऑटोमेटिक रिन्यूअल क्लॉज। मान लीजिए आपको पार्टी कह रही है कि ऑटोमेटिक रिन्यूअल क्लॉज डालिए, तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है ऑटोमेटिक रिन्यूअल क्लॉज को ड्राफ्ट करते समय। तो चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ ये फर्स्ट लाइन। इफ द पार्टीज इंसिस्ट फॉर ऑटोमेटिक रिन्यूअल क्लॉज देन कीप द पीरियड ऑफ रिन्यूड टर्म स्मॉलर देन द ओरिजिनल पीरियड। तो जब आप रिन्यूड टर्म जो रखेंगे ना, वो जो ओरिजिनल पीरियड है उससे छोटा रखेंगे। जैसे मान लीजिए आपने ओरिजिनल पीरियड रखा है 5 साल, तो उस एग्रीमेंट में ये लिखेंगे द पार्टीज में म्यूचुअली एग्री टू एक्सटेंड दिस एग्रीमेंट फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो ये 2 ईयर्स वो 5 ईयर्स से जो ओरिजिनल एग्रीमेंट में है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि ये काफ़ी रिस्की होता है ऑटोमेटिक रिन्यूअल क्लॉज, तो इसको जब भी आप इनकॉर्पोरेट करें बहुत सावधानी से इनकॉर्पोरेट करें और अवॉइड करें जितना पॉसिबल हो सके उतना। नथिंग इज एब्सोल्यूट। तो कई बार क्या होता है जब पार्टीज एक दूसरे से एग्रीमेंट करती हैं तो पार्टीज के बीच में आपस में नहीं बनती है, तो उस केस में जो एग्रीड पार्टी है वो अदर पार्टी को इन्फॉर्म करती है कि वो एग्रीमेंट को अमेंड करना चाहती है या रिन्यू करना चाहती है या टर्मिनेट करना चाहती है। तो इसलिए जब भी आप ड्राफ्ट करें किसी भी एग्रीमेंट को तो आप ये समझें कि कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता है, इसीलिए आप ऑटोमेटिक रिन्यूअल क्लॉज को कम से कम यूज करें किसी भी एग्रीमेंट में। चलिए एग्जांपल देखते हैं कैसे इस क्लॉज को ड्राफ्ट करेंगे। अनलेस each of the party give written notice to terminate at least 60 days before the expiry of the agreement, this agreement shall automatically be renewed for further period of 2 years। तो इस प्रकार से आप ऑटोमेटिक रिन्यूअल क्लॉज को ड्राफ्ट कर सकते हैं। चैप्टर 23 टर्मिनेशन ऑफ द एग्रीमेंट। तो जब भी हम एग्रीमेंट बनाते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो एग्रीमेंट या तो एक्सपायर हो जाता है या तो टर्मिनेट हो जाता है, लेकिन पार्टीज को रिकॉर्ड रखना चाहिए। बट पार्टीज को जब आप एग्रीमेंट में थे तब जो रिकॉर्ड एक्सचेंज हुए हैं एक दूसरे से वो रखने चाहिए, ताकि अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होता है तो उस चीज़ को प्रूफ किया जा सके। तो जब भी हम एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसमें कुछ ऑब्लिगेशन होते हैं, कुछ राइट होते हैं दोनों पार्टियों के, तो पार्टियों को एक दूसरे का राइट एंड ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना होता है। अगर वो फुलफिल नहीं करते हैं इन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को तो उनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो काफ़ी टॉक्सिक हो जाता है। तो इसीलिए हम कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में टर्मिनेशन क्लॉज डालते हैं कि कैसे एग्रीमेंट टर्मिनेट होगा अगर पार्टीज के बीच में आपस में नहीं बन पाती है। तो चलिए मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं कि कैसे टर्मिनेशन इनिशिएट होता है किसी भी एग्रीमेंट में। तो चलिए मैं ये लाइन आपके लिए पढ़ता हूं। हाउ टर्मिनेशन टू बी इनिशिएटेड। टर्मिनेशन कैन बी डन म्यूचुअली बाई ऑल द पार्टीज। तो ये म्यूचुअली जितनी पार्टीज होती है उनके म्यूचुअल कंसेंट से भी टर्मिनेशन हो सकता है। इट कैन ऑल्सो बी इनिशिएटेड बाई वन ऑफ द पार्टीज। कोई एक पार्टी भी इनिशिएट कर सकती है। इट कैन बी इनिशिएटेड बाई मोर देन वन ऑफ द पार्टीज। अगर कई सारी पार्टियां हैं तो उसमें एक से ज़्यादा भी मिलके टर्मिनेशन को इनिशिएट कर सकती हैं। अब चलिए कुछ रीजन देखते हैं जिससे टर्मिनेशन होता है किसी भी एग्रीमेंट में। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस कहने का मतलब कि पार्टीज परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। जैसे कि मान लीजिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, उसने किसी टीचर को हायर किया पढ़ाने के लिए, अब उस टीचर की एक्सीडेंट हो गई कुछ दिन पढ़ाने के बाद, तो जाहिर सी बात है वो अपना टर्म फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो इस केस में हम उस एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर देंगे। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब कि जब कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बनता है तो पार्टीज को अपने टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल करना होता है। अगर पार्टीज टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं करती है उस केस में भी टर्मिनेशन होता है एग्रीमेंट में। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं।
मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर पार्टीज एक दूसरे को मिसरिप्रेजेंट करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती हैं तब भी कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन होता है कोर्ट के थ्रू। जैसे कि कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गया और उसको लॉ के हिसाब से राइट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, कोई इंसॉल्वेंट। प्री एग्री टू टर्मिनेट, तो प्री एग्री टू टर्मिनेट कहने का मतलब कि हम एग्रीमेंट में टर्मिनेशन क्लॉज में ये लिखते हैं कि अगर कोई इवेंट होता है तो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट को या एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर देंगी, उसे हम प्री एग्री टू टर्मिनेट कहते हैं। तो इस प्रकार के काफ़ी कम इंसिडेंट होते हैं। अब टर्मिनेशन इन फॉलोइंग रीजंस पे भी हो सकता है, जैसे डेथ, इंसॉल्वेंसी, डिस्प्यूट, नॉन परफॉर्मेंस, म्यूचुअल कंसेंट, डेडलॉक, चेंज कंट्रोल, मिसरिप्रेजेंटेशन। ये लिस्ट में आप और सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है। अब चलिए नोटिस की बात करते हैं। तो while giving notice to the other party of termination, please mention the specific term of the agreement gives you power to terminate the agreement। तो जब भी आप किसी पार्टी को नोटिस देंगे कि आप एग्रीमेंट को टर्मिनेट करना चाहते हैं तो आप ये लिखेंगे उस नोटिस में कि आपको कैसे पावर मिला टर्मिनेट करने का एग्रीमेंट। उस क्लॉज को आप मेंशन करेंगे कौन से क्लॉज के थ्रू आपको टर्मिनेशन का पावर। अब टर्मिनेशन कैन बी डन इन टू वेज, दो प्रकार से टर्मिनेशन हो सकता है, विथ गिविंग नोटिस एंड विदाउट गिविंग नोटिस। तो विथ गिविंग नोटिस जनरली सारे कमर्शियल एग्रीमेंट में नोटिस देके ही एग्रीमेंट को टर्मिनेट किया जाता है। इसका रीजन होता है कि पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट को ब्रीच कर देती हैं और उसको हम रेमेडी नहीं कर सकते हैं, उसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम ये क्लॉज डालते हैं। और स्पेशली कमर्शियल एग्रीमेंट में विथ गिविंग नोटिस ही टर्मिनेशन होता है। विदाउट गिविंग नोटिस ये काफ़ी ड्रास्टिक होता है और काफ़ी रेयरली यूज होता है। तो चलिए हम देखते हैं इस क्लॉज को हम कैसे ड्राफ्ट करेंगे। द पार्टीज मस्ट टर्मिनेट दिस एग्रीमेंट बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म ओनली बाय म्यूचुअल कंसेंट। द पार्टी shall have right to terminate this agreement with or without giving any reason by serving the other party 15 days prior written notice। तो इस प्रकार से आप टर्मिनेशन क्लॉज को अपने एग्रीमेंट में ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम किसी प्रैक्टिकल एग्रीमेंट में देखते हैं टर्मिनेशन क्लॉज। अब देख रहे हैं ये टर्मिनेशन क्लॉज, तो इस प्रकार से आप भी अपने एग्रीमेंट में टर्मिनेशन क्लॉज को ऐड कर सकते हैं। ये है फॉलो अप आफ्टर टर्मिनेशन, तो जब टर्मिनेशन हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है उसके लिए ये क्लॉज है। चैप्टर 24 इफेक्ट ऑफ एक्सपायरी और टर्मिनेशन। तो जब भी एग्रीमेंट एक्सपायरी हो जाता है या टर्मिनेट हो जाता है तो उसके बाद उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर। तो जैसे कि आप जानते हैं सारे कॉमर्शियल एग्रीमेंट में टर्मिनेशन क्लॉज होते हैं। टर्मिनेशन क्लॉज के अलावा एक सेपरेट क्लॉज भी होता है रिगार्डिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ टर्मिनेशन क्लॉज। तो जो टर्मिनेशन क्लॉज होते हैं उनके अलावा एक सेपरेट क्लॉज होता है कि टर्मिनेशन के बाद क्या होगा। उस क्लॉज में पार्टीज के राइट एंड ऑब्लिगेशन आफ्टर टर्मिनेशन मेंशन हुए होते हैं कि आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ द एग्रीमेंट व्हाट विल बी द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टीज। तो चलिए हम इंग्रेडिएंट देखते हैं टर्मिनेशन क्लॉज का, जैसे कि व्हाट विल बी द ऑब्लिगेशन आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ द एग्रीमेंट। जब एग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाएगी तो पार्टीज के बीच में क्या ऑब्लिगेशन होंगी, तो उनका कोई लिस्ट है तो आप उस लिस्ट को बना दीजिए। व्हाट विल बी द प्रोसेस टू बी फॉलोड बाय ईच पार्टी आफ्टर टर्मिनेशन, टर्मिनेशन के बाद क्या क्या प्रोसेस होगा पार्टीज के बीच में, तो उसका भी अगर कोई लिस्ट है तो आप बना दीजिए। तो ये सारे कुछ पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं इफेक्ट ऑफ एक्सपायरी और टर्मिनेशन क्लॉज ड्राफ्ट करते समय। जैसे टर्म एंड टाइम फ्रेम ऑफ द पार्टीज विल बी नीडेड टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम कमर्शियल एग्रीमेंट, तो कितना समय लगेगा पार्टीज एक दूसरे से डिसएंगेज हो जाएं आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द कमर्शियल एग्रीमेंट। रिटर्न ऑफ ईच अदर कमर्शियल एग्रीमेंट, पार्टीज एक दूसरे के एग्रीमेंट को रिटर्न कर दें। नॉन सोलिसिटेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड क्लाइंट, पार्टीज एक दूसरे के एम्प्लॉय और क्लाइंट को सोलिसिटेट नहीं करेंगे। राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल ऑफ एनी शेयर और बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सर्वाइवल ऑफ सर्टेन क्लॉजेस। डैमेज फॉर एनी ब्रीच, अगर कोई ब्रीच होता है तो डैमेज कौन पे करेगा। फ्यूचर रिस्ट्रिक्शन फॉर कैरिंग आउट कॉम्पिटेटिव बिजनेस। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप इफेक्ट ऑफ एक्सपायरी और टर्मिनेशन क्लॉज को ड्राफ्ट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो ये जो लिस्ट दिखाया मैंने आपको,
ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं अपने तरफ से। तो चलिए हम एग्जांपल देखते हैं कैसे किसी एग्रीमेंट में इफेक्ट ऑफ एक्सपायरी और टर्मिनेशन क्लॉज को ऐड करेंगे। इन इवेंट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ दिस एग्रीमेंट बाय आइदर पार्टी फॉर एनी रीजन, any amount owed to the licensor under this agreement before such termination shall become immediately due and payable. All the license granted in this agreement will immediately cease to exist. The license shall immediately discontinue using technology. The license shall erase all copies reproduction of drawing design supplied to it by licensor under this agreement from its system. The licensee shall return to licensor all copies of drawing design provided by the licensor in its possession or control without keeping any copies or reproduction. तो इस प्रकार से आप इफेक्ट ऑफ एक्सपायरी और टर्मिनेशन क्लॉज को ड्राफ्ट कर सकते हैं। चलिए हम किसी एग्रीमेंट में देखते हैं इस क्लॉज को कैसे ड्राफ्ट किया हुआ है। आप देख रहे हैं ये है टर्मिनेशन क्लॉज और ये है फॉलो अप एक्शन आफ्टर टर्मिनेशन। तो यही है इफेक्ट ऑफ एक्सपायरी और टर्मिनेशन क्लॉज। इसी क्लॉज को हम फॉलो अप एक्शन आफ्टर एक्सपायरी क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से आप ड्राफ्ट कर सकते हैं अपने एग्रीमेंट में। चैप्टर 25 सर्वाइवल ऑफ सर्टेन क्लॉजेस। तो सर्वाइवल ऑफ सर्टेन क्लॉजेस क्या होता है? तो जैसे कि आप एग्रीमेंट में किसी पार्टी के साथ एंटर करते हैं तो जो एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद भी कुछ क्लॉजेस हैं जो एक्टिव होते हैं, जैसे कि गवर्निंग लॉ क्लॉज, कॉन्फिडेंशियल क्लॉज, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए आपने कोई फ्लैट खरीदा, ठीक है, तो जो एग्रीमेंट टू सेल हुआ वो आपको फ्लैट मिलने के पोजीशन तक हुआ। जब आपको पोजीशन मिल गया तो सेल डीड बनेगा। जब सेल डीड बन जाएगा, सेल डीड रजिस्टर हो जाएगा, तो मान लीजिए आपने कुछ डिफेक्ट मिला आपको आपके फ्लैट में, फिर भी आप जो डेवलपर है उसको सू कर सकते हैं, उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज जो होता है किसी भी एग्रीमेंट में, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद या एग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाने के बाद भी वैसे ही रहता है जैसे कि एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में हो। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूँ कॉन्फिडेंशियल क्लॉज का। तो कई बार जब टेक्नोलॉजी कंपनी एक दूसरे से एग्रीमेंट करती है तो वो एग्रीमेंट करने से पहले ही नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन कर लेती है, ताकि जो भी निगोशिएशन के दौरान कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक दूसरे को मिलेगा वो पार्टी डिस्क्लोज नहीं करेंगी, चाहे मेन एग्रीमेंट हो या नहीं हो। तो चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कोई सेलर है लैंड का और उसको गवर्नमेंट द्वारा नोटिस मिल जाती है लैंड एक्विजिशन के लिए। अब वो सेलर इससे घबरा जाता है और वो किसी थर्ड पार्टी को भेज देता है लैंड। जब थर्ड पार्टी खरीद लेता है तब उसको पता लगता है कि ये लैंड तो गवर्नमेंट एक्वायर करने के लिए नोटिस दे चुकी है। तो इस केस में जो बायर है वो उससे अपना पैसा ले सकता है और नहीं तो फिर गवर्नमेंट को वो लैंड दे देगा। तो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो जाने के बाद भी, एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट हो जाने के बाद भी सेलर की लाइबिलिटी खत्म नहीं होती है। डिस्कशन विद द पार्टीज। तो जो सर्वाइविंग क्लॉज होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब भी आप इस क्लॉज को ड्राफ्ट करें तो एक बार पार्टी से इसका इम्प्लीकेशन पूछ लें। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं कैसे इस क्लॉज को ड्राफ्ट करेंगे। द नॉन सोलिसिटेशन क्लॉज मेंशन्ड इन सेक्शन 8 shall survive even after the termination or expiry of the agreement. Any reason for termination will not affect non-solicitation clause mentioned in section 8. तो इस प्रकार से आप सर्वाइविंग क्लॉज किसी भी एग्रीमेंट में एंटर कर सकते हैं। चलिए सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। तो मान लीजिए किसी भी सर्वाइविंग क्लॉज में 2 से ज़्यादा प्रोविजन को इंक्लूड करना है, तो उन प्रोविजन के आप हेडिंग देंगे या तो उनके नंबर लिखेंगे। चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये एग्जांपल चलिए मैं पढ़ता हूँ। इंस्पाइट द टर्मिनेशन ऑफ द एग्रीमेंट और एक्सपायरी ऑफ द एग्रीमेंट फॉर वट एवर द रीजन में बी, सेक्शन 5 नॉन कम्पीट, सेक्शन 7 कॉन्फिडेंशियल, सेक्शन 8 dispute resolution, section 9 representation and warranty shall still be applicable and continue to be binding between the parties. तो आप देख रहे हैं इस सर्वाइविंग क्लॉज में हमने कई सारे प्रोविजंस को ऐड किया है
जैसे कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो उसका नंबर भी दिया है, देख रहे हैं सेक्शन 8, और उसका नाम भी दिया है। तो आप या तो नंबर दे सकते हैं, या तो नाम दे सकते हैं, या दोनों दे सकते हैं। तो इस केस में मैंने दोनों दिया है। चैप्टर 26, अंडरलाइंग रिलेशनशिप ऑफ द पार्टीज। तो द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज मस्ट बी क्लियरली स्पेसिफाइड। जो पार्टीज के बीच में नेचर होंगी उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए पार्टी इंडिविजुअल है, या कंपनी है, या कॉन्ट्रैक्टर है, या एजेंट है, क्योंकि इसी आधार पे हम पार्टीज के राइट एंड लाइबिलिटीज को इनकॉर्पोरेट करते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं कैसे इसको हम ड्राफ्ट करेंगे। दिस एग्रीमेंट इज नॉट इंटेंडेड टू क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस और एजेंसी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। चलिए मैं आपको किसी प्रैक्टिकल कॉन्ट्रैक्ट में दिखाता हूँ कैसे हम पार्टीज को डिफाइन करेंगे। आप देख रहे हैं ये सलापुरिया सिंप्लेक्स बिल्डकॉन एलएलपी, a limited liability partnership registered under Limited Liability Partnership Act 2008, represented by authorized signatory मिस्टर अनुपा सलापुरिया। तो ये देख रहे हैं ये एलएलपी है। तो इसी प्रकार आप जो भी पार्टीज होंगी उनका डिटेल देंगे। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए जो तुषार डालमिया है उन्होंने फ्लैट खरीद रखा है, और उनका फादर का नाम है सुनील डालमिया। तो इस प्रकार से आप पार्टीज का रिलेशन देंगे कि ये वो इंडिविजुअल हैं, या कंपनी है, या पार्टनरशिप है, या फॉर्म है। फोर्स मेजोरा, चैप्टर 27, फोर्स मेजोरा। तो फोर्स मेजोरा क्या होता है? जब भी आप एग्रीमेंट करते हैं तो कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसको पार्टीज प्रिवेंट नहीं कर सकती थी, उसी के कारण एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। तो इसको हम फोर्स मेजोरा क्लॉज कहते हैं। जैसे कोई भी एग्रीमेंट नॉर्मल सरकमस्टांसेस के लिए बना हुआ होता है, अगर उस समय वॉर हो जाए, या अननेचुरल फ्लड आ जाए, या राइट हो जाए, या अर्थक्वेक हो जाए, तो एग्रीमेंट फुलफिल नहीं होता है। इसे कहते हैं हम एक्ट ऑफ गॉड लीगल टर्मिनोलॉजी में। तो इसीलिए पार्टीज इफेक्टेड इतनी हो जाती हैं कि वो एग्रीमेंट को फुलफिल नहीं कर पाती हैं। टेस्ट, तो चलिए हम कैसे टेस्ट करेंगे कि फोर्स मेजोरा हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि छोटी मोटी फ्लड भी आ सकती है, तो उस ग्राउंड पे पार्टी एक्सक्यूज ले लेगी। तो जो भी इंसिडेंट होगा या जो भी इवेंट होगा वो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ दैट पर्सन होगा, जो पर्सन एग्रीमेंट में इंटर किया हुआ है दूसरे पार्टीज के साथ। अगर ये टेम्पोररीली आपको इफेक्ट करता है तो इससे कोई बात नहीं है, आपको उतने समय तक रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। लेकिन अगर ये काफ़ी लंबा समय तक रहता है तो उस समय जो एग्रीमेंट है वो टर्मिनेट भी हो सकती है। तो ये क्लॉज के ड्राफ्ट करने के ऊपर है कि कैसे आपने क्लॉज को ड्राफ्ट कर रखा है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं पार्टीज की क्या होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अर्थक्वेक आ गया या फ्लड आ गया तो आप अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करेंगे। आपको अपने ऑब्लिगेशन के फुलफिल करना पड़ेगा जितना हद तक आप कर सकते हैं, प्रिकॉशन के साथ। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना हद तक आपकी कैपेसिटी के हिसाब से हो उतना आपको फुलफिल करना पड़ेगा। आपको अनलिमिटेड छूट नहीं दी जा सकती है। लिमिटेड एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मेजर क्लॉज, तो कई बार मान लीजिए कि पार्टीज को माल देना होता है और पार्टीज माल नहीं दे पा रही हैं इसलिए कि रेलवे ट्रैक फ्लड के कारण खराब हो गया है। तो इस केस में पार्टीज ट्रक या रोड ट्रांसपोर्ट से भी माल भेज सकती है। तो इस केस में हम कंप्लीटली पार्टी को छूट नहीं देंगे कि आपको कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करना है। तो प्रोसेस क्या फॉलो होगा? जो इफेक्टेड पार्टी है वो नॉन इफेक्टेड पार्टी को नोटिस देगी और बताएगी अपनी प्रॉब्लम। अगर वो प्रॉब्लम जल्दी से ख़त्म हो जाता है तो फिर इफेक्टेड पार्टी अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर लेगी, और अगर नहीं हो पाता है तो फिर उस एग्रीमेंट को टर्मिनेट करने के लिए अपील करेगी या खुद भी कर देगी, क्योंकि कोर्ट ऐसे केसेस में राहत दे देती है पार्टीज को, पेनल्टी नहीं लगाती है। नो पार्टी इज लाइबल फॉर एनी डिले और फेलियर इफ द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ऑब्लिगेशन अंडर दिस एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय reason beyond the control of the parties, affect the performance of any obligation incapable of having foreseen such reason. However, the reason mentioned shall not include financial difficulty, general economic market condition of the parties. For the purpose of this clause, force majeure event shall mean a single
event or a series of related event outside the reasonable control of the affected party. Include but not limited to change in law, fire, flood, riot, explosion, war, terrorist attack, industrial dispute, major power breakdown, etc. अब चलिए किसी प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखते हैं फोर्स मेजर क्लॉज को। आप देख रहे हैं ये फोर्स मेजर क्लॉज है। तो इस प्रकार से आप अपने एग्रीमेंट में भी फोर्स मेजर क्लॉज को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो चलिए आखिरी चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर 28 लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी। तो कैसे पार्टीज अपने लाइबिलिटी पे लिमिटेशन इंपोज करती हैं। तो चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख का कोट है, ठीक है, उसको आपने ड्राई क्लीनिंग में दिया, ड्राई क्लीनिंग वाले ने आपको रिसिप्ट दिया। जब आप उस रिसिप्ट के पीछे देखेंगे तो इस पे लिखा होता है कि 2000 या 5000 तक ही वो लाइबल होगा। अगर कुछ डैमेज कोर्ट में हुआ तो उसको 2000 या 5000 जो अमाउंट लिखा होगा उतने तक ही लाइबल होगा। मान लीजिए आपका कोट डैमेज हो गया तो आप चाहेंगे कि आपको एक नया कोट मिले सेम टू सेम, बट जो ड्राई क्लीनर वाला है वो चाहेगा कि आपको 5000 या 2000 देके इस केस को मैं निपटारा कर दूं, क्योंकि वो लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी क्लॉज इंपोज कर देता है आपको रिसिप्ट देके। इंपॉर्टेंस, तो चलिए इस क्लॉज का इंपॉर्टेंस देखते हैं। ये क्लॉज बेसिकली सर्विस रिलेटेड इंडस्ट्री में होती है। प्लस इस क्लॉज में हम सर्विस प्रोवाइडर को लाइबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर एक स्मॉल अमाउंट लेता है अपने सर्विस को देने के लिए। जैसे कि मान लीजिए 200 लिया उसने कोर्ट को साफ करने के लिए, कोर्ट का अमाउंट है 1 लाख, और वो अगर कोर्ट में कुछ डैमेज आता है तो 5000 देता है। तो वो 200 लेके 1 लाख के अमाउंट को नहीं कंपनसेट कर सकता है, या तो उसको फिर फीस भी हाई लेनी पड़ेगी। तो इसलिए हम इस क्लॉज को डालते हैं। कोर्ट भी कई बार जब अवार्ड करती है इस क्लॉज के रिगार्डिंग, तो वो भी जो सर्विस प्रोवाइडर जितना फीस चार्ज करा है उसी के प्रोपोर्शनेट में अवार्ड करती है। इन्फोर्सिबिलिटी, तो अगर ऐसा होता है तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं। कोर्ट फैक्ट्स को देख के अपना ऑर्डर पास कर देती है कि कितना अमाउंट सर्विस प्रोवाइडर को देना है। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे इस क्लॉज को ड्राफ्ट करेंगे। द मैनेजर शेल नॉट कंपनसेट द कंपनी फॉर क्लेम अराइजिंग अंडर दिस एग्रीमेंट एक्सेप्ट प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। तो इस प्रकार से आप लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी क्लॉज ड्राफ्ट कर सकते हैं किसी भी एग्रीमेंट में।